हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देवकांता संतति के भाग 2 का एपिसोड 3, 9वां बयान। निश्चयी पिशाच ने मेघराज को कोई ऐसी तरकीब बता दी थी जिसके जरिए कमलदान का पता लगाना निश्चित था। विक्रम सिंह ने बख्तावर सिंह और गुलबदन इत्यादि को बताया, परंतु क्योंकि वह योजना पिशाच ने मेघराज के कान में बताई थी, इस वजह से मैं नहीं सुन सका। काफ़ी देर तक मेघराज खुशी के कारण पागल सा होकर कमरे में नाचता रहा। उसे तभी अपना होश आया जब पिशाच ने कहा, हम 4 दिन बाद इस योजना पर काम करेंगे। नाचता हुआ मेघराज एकदम ठहरा और पिशाच को देखता हुआ बोला, क्यों, कल ही क्यों नहीं? मुझे अभी किसी काम से शंकर नगर जाना है, पिशाच ने कहा, और वहाँ से मैं 4 दिन बाद ही लौटूंगा। मेघराज ने काफ़ी कहा कि वह शंकर नगर किस काम से जा रहा है, परंतु पिशाच ने उसे ये नहीं बताया। कुछ देर बाद पिशाच उससे विदा लेकर चला गया और उस समय मैं एक स्थान पर छुप गया था। कुछ देर बाद मैं मेघराज के पास गया और उससे कहा कि उसे राजा साहब ने तलब किया। क्या तुमने ये सारी घटनाएं अभी उमादत को नहीं बताई हैं? बख्तावर सिंह ने प्रश्न किया। नहीं, विक्रम सिंह ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि उमादत को यह सब बताने से कोई लाभ नहीं होगा, विक्रम सिंह ने कहा। वह मेघराज पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करते हैं। मेरी बात पर उन्हें विश्वास नहीं आएगा। इस स्थिति में राजा साहब मुझे सज़ा देंगे, अथवा मेघराज मुझे उसी प्रकार की किसी साजिश में फंसा देगा जिस प्रकार तुम्हें फंसाकर राजा साहब की नज़रों से गिरा दिया। अभी तक तो मेघराज को यह भी पता नहीं है कि उसकी और पिशाच की बातें मैंने सुनी हैं। अगर मैं इस बात का जिक्र करूंगा तो राजा साहब मेघराज से अवश्य इस बारे में चर्चा करेंगे। मेघराज कोई बहाना लगाकर राजा साहब को तो मूर्ख बना देगा, किंतु राज्य में मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। और आजकल राज्य में उससे दुश्मनी लेकर राज्य में रहना उसी प्रकार है जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। अतः मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम इस तरीके से अपने मालिक यानी उमादत का अंत चुपचाप देखते रहोगे? बख्तावर ने पूछा। जी तो नहीं मानता, लेकिन क्या करूं, मैं अकेला कर भी क्या सकता हूं, विक्रम ने कहा। क्या पता कौन उससे मिला है। तुम तो जानते हो कि विक्रम तुम तो जानते हो विक्रम सिंह कि मैं जब तक भी उमादत का नौकर रहा उसके प्रति हर तरफ से वफादार रहा। बख्तावर सिंह बोला। उसने मुझ जैसे सच्चे अय्यार को बेइज्जत करके अपने राज्य से निकाल दिया तो क्रोध में मैंने 2-4 काम उमादत के खिलाफ ज़रूर किए। ये तो मैं जानता था कि मेरे साथ मेघराज ने धोखा किया था, किंतु उसने क्या किया था, ये आज मुझे तुम्हारी बातें सुनकर ही पता लगा है। मैं आज तक समझता था कि मुझे अपमानित करके राज्य से निकाल देने में उमादत का भी हाथ है, लेकिन आज तुम्हारी बातों से पता लगा कि सारा दोष मेघराज का है। राजा उमादत का कोई दोष नहीं है। वे तो मेघराज की अय्यारी में फंस गए। उनके स्थान पर कोई भी होता तो धोखा खा जाता। आज मुझे पता लगा कि मेरा असली दुश्मन तो मेघराज है, उमादत नहीं। उमादत मुझसे अब भी नफरत करते होंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें असलियत का पता नहीं लगा है। किंतु मैं उमादत का अय्यार हूँ। मैं आज भी उनका साथ चाहता हूँ। जो अभियोग मेघराज ने मुझ पर लगाया था वही अपराध खुद वह करना चाहता है। अब जबकि मैं असलियत जान गया हूँ तो अपने जीते जी मैं कभी मेघराज को सफल नहीं होने दूंगा। मैं आज भी उमादत का अय्यार हूँ। जब उमादत को सब कुछ ठीक ठीक पता लगेगा तो इस बार मुझे उसके राज्य में पहले से भी अधिक इज्जत वाला स्थान मिलेगा। तुमने कहा था विक्रम सिंह कि तुम अकेले होने के कारण मेघराज के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर अपने मालिक यानी उमादत को इस जालिम दरोगा मेघराज से बचा सकते हैं। अगर तुम ऐसा करो बख्तावर तो सच मानो मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत दुगनी हो जाएगी, विक्रम सिंह ने कहा। तो फिर मिलाओ हाथ, बख्तावर सिंह बोला। कुछ गलत फहमियों ने हमें दुश्मन बना दिया था, परंतु आज वे गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। अतः हम हाथ मिलाकर एक दूसरे को दोस्त स्वीकार करते हैं। साथ ही कसम खाते हैं कि अपने जीते जी पापी मेघराज को कभी अपने इरादों में सफल नहीं होने देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्रम सिंह और बख्तावर दोस्त बन गए। हम तो केवल वही लिख सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम ये नहीं जानते कि ये दोस्ती करते समय विक्रम और बख्तावर के दिमाग में क्या है। कौन सच्चे दिल से दोस्ती कर रहा है अथवा कौन किसको धोखा देना चाहता है। ये अय्यारी का मामला है और हम अय्यार नहीं जो उनकी बातों को समझ सकें। खैर, आगे चलकर शायद हम जान जाएं कि इनके बीच हुआ ये फैसला सच्चे दिल का है अथवा दोनों में से किसी के दिल में कोई खोट है। आगे देखते हैं कि उनकी ये बातें होती हैं। लेकिन अब ये सोचना शेष है कि हम दुष्ट मेघराज को रोक कैसे सकते हैं, विक्रम सिंह ने कहा। मेरे ख्याल से एक ही रास्ता है, बख्तावर ने कहा। हम जानते हैं कि कोई कलमदान नाम की वस्तु है। वह मेघराज की कमज़ोरी है। अगर हम किसी प्रकार वह कलमदान प्राप्त कर लें तो मेघराज हमारे सामने भीगी बिल्ली बन सकता है। लेकिन वह कलमदान हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, विक्रम सिंह ने प्रश्न किया। कलमदान प्राप्त करने के लिए केवल 2 ही रास्ते हो सकते हैं, बख्तावर सिंह बोला। एक तो ये कि हम पहले चंद्रप्रभा और रामरतन को दारोगा की इस तिलिस्म कैसे निकाल सकें,
और दूसरा ये कि हम उस आदमी का पता लगाएं जिसके बारे में चंद्रप्रभा और राम रतन ने मेघराज से ये कहा है कि वे कलमदान एक आदमी के पास रखा है, या वही हमें कलमदान का पता बता सकता है। लेकिन उस आदमी को ढूंढा कैसे जाए? विक्रम सिंह सोचता हुआ बोला। पता नहीं वह कौन है। ये बात तो ठीक है, बख्तावर सिंह ने समर्थन किया। इससे अच्छा तो यह है कि हम चंद्रप्रभा और राम रतन को किसी प्रकार उस तिलिस्म कैसे निकालने का प्रयास करें। मगर इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि पहले हमें यह पता लगे कि पिशाच ने मेघराज के कान में क्या कहा था। ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ बख्तावर। अचानक दरवाजे की ओर से उभरने वाली एक नई आवाज़ ने सभी को चौंका दिया। बख्तावर, विक्रम, गुलबदन इत्यादि सभी ने पलट कर दरवाजे की ओर देखा। वहाँ पिशाच खड़ा था, पिशाचनाथ। एक बार को तो पिशाच को वहाँ देखकर सभी चौंक पड़े। सभी के हाथ एकदम अपने हरवे और तलवारों की ओर गए, किंतु पिशाच लापरवाही के साथ मुस्कुराकर आगे बढ़ता हुआ बोला, जिस काम को केवल दिमाग के प्रयोग से हल किया जा सके उसके लिए तलवार और हरवे का प्रयोग करने वाला मूर्ख होता है। मैं स्वयं यहाँ तुम लोगों की समस्या हल करने आया हूँ। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि इस समय यहाँ कैसे आ गए? बख्तावर ने सतर्क स्वर में प्रश्न किया। तुम भूल रहे हो बख्तावर कि मेरा नाम पिशाच है। पिशाच उससे 2 कदम दूर ठहर कर बोला। और पिशाच किसी भी समय कहीं भी पहुँच जाए, लोग इस बात पर आश्चर्य नहीं करते। कई बार तो लोगों ने यह भी देखा है कि पिशाच एक ही समय में कई कई स्थानों पर पाया जाता है। मुझे पता लगा है कि इस समय आप लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूँ, अतः उपस्थित हो गया। तुम हमारी क्या समस्या हल कर सकते हो और क्यों? बख्तावर सिंह ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों से मतलब कि तुम्हें हमसे क्या लालच था या है? केवल यही कि मैं तुमसे 1000 सोने की मोहरें कमा सकता हूँ, पिशाच आराम से बोला। तुम तो जानते हो कि पिशाच सबसे ज़्यादा सोने की मोहरों से प्यार करता है। केवल 1000 सोने की मोहरों से मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि मैंने मेघराज के कान में क्या कहा था, और 5000 मोहरों में मैं तुम्हें चंद्रप्रभा और राम रतन दे सकता हूँ। यह समझो कि इस समय वे दोनों मेघराज की नहीं बल्कि मेरी कैद में। किंतु तुम तो मेघराज के दोस्त बन गए थे, विक्रम सिंह ने कहा। मूर्ख है मेघराज जो पिशाच को अपना दोस्त समझता है, पिशाच ने कहा। उसे ये तो पता नहीं कि पिशाच मोहरों के अलावा किसी का दोस्त नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं उस हर आदमी के साथ दगा करता हूँ जो मुझे सोने की मोहरें नहीं देता। जो मोहरें देता है उसका काम मैं ईमानदारी से करता हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम पक्के दुष्ट हो। विक्रम सिंह क्रोधित हो उठा। मोहरों के पीछे दोस्तों की जान ले लो? बिल्कुल ले सकते हैं, और एक की हम अभी लेकर दिखाएंगे, पिशाच बिना विचलित हुए बोला। बख्तावर, क्या तुम मेरी एक बात थोड़े तकलिए यानी एकांत में चढ़कर सुन सकते हो? बात तुम्हारे फ़ायदे की है। तकलिए में क्यों? यहाँ सबके सामने कहो। बख्तावर अभी पिशाच की नीयत नहीं समझ पाया था। बात तुम्हारे फ़ायदे की है बख्तावर, पिशाच ने कहा। सबके सामने कहने से उसमें से तुम्हारा फ़ायदा निकल जाएगा। सुनना चाहते हो तो सुनो, वरना जाने दो। मैं चला, मगर ये बात ध्यान रखना कि तुम एक बहुत बड़े धोखे में फंसने जा रहे हो। इस समय तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, परंतु जब तुम फंस जाओगे तो सोचोगे कि अगर मैं पिशाच की सुन लेता तो शायद इस मुसीबत में नहीं फंसता। इतना कहकर वापस जाने के लिए मुड़ गया पिशाचनाथ। बख्तावर तो उसके शब्दों पर विचार ही करता रह गया। जबकि ठहर, एकदम गरज उठा विक्रम सिंह। जाता कहाँ है? यहाँ आना तेरे हाथ था, किंतु जाना तेरे हाथ नहीं है। इतना प्रबल नहीं है तू कि सबके बीच में से यूँ आसानी के साथ निकल कर चला जाए। मेरे और बख्तावर के बीच ये फैसला हो चुका है कि हम इमादत का तख्ता किसी भी तरह नहीं पलटने देंगे, और ये भी जानते हैं कि इस काम में तू मेघराज का खास सहायक है। मेघराज को अय्यारी की खास खास तरकीबें तू ही बताया करता है, अतः तुझे हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुझसे पूछ कर रहेंगे कि तूने मेघराज के कान में क्या कहा था। तू चंद्रप्रभा और राम रतन के कलमदान का रहस्य किस तरह पता लगा सकता है? ये कहते हुए विक्रम सिंह ने म्यान से तलवार खींच ली थी और झपट कर वह पिशाच के समीप पहुंच गया था। पिशाच बड़े आराम से पलटा, उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। एक बार उसने बख्तावर सिंह की तरफ देखा, फिर बोला, मुझे इस बात का आश्चर्य विक्रम सिंह कि तुम पिशाच को इतना मूर्ख कब से समझने लगे कि वह तुम जैसे नमक हराम के सामने बिना किसी तैयारी किया जाएगा। तुम शायद ये नहीं देख रहे हो कि मैंने इस समय पहन क्या रखा है। ये देखो। कहकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक जोरदार अंगड़ाई ली। उसने जो काला लिबास पहन रखा था उसमें से एक साथ ढेर सारी आग की चिंगारियाँ निकली, और यह करिश्मा देखकर विक्रम चौंक कर पीछे हट गया। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, पिशाच मुस्कुराकर बोला। जो भी मेरे पास आएगा जलकर खाक हो जाएगा। तुमसे एक बार फिर कहता हूँ बख्तावर कि अगर तुम तकलिए में एक बार मेरी बात सुन लोगे तो एक बहुत बड़े धोखे से बच जाओगे। आगे तुम्हारी इच्छा। कहकर पिशाच पुनः दरवाजे की ओर बढ़ा। ठहरो पिशाच, एकाएक बख्तावर को सोचता हुआ आवाज़ में तब्दीली लाता हुआ बोला। मैं तकलिए में तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं बख्तावर, विक्रम तुरंत बोला। ये तो मैं अपने विचित्र लिबास से जलाना चाहता है। कुछ भी हो विक्रम, बख्तावर पिशाच की तरफ बढ़ता हुआ बोला। लेकिन पिशाच की बातें सुनना इस समय बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी तरह चंद्रप्रभा और राम रतन को बचाना है और उनसे कलमदान का रहस्य पूछना है।
और इस काम के लिए हमारे पास पिशाच से अच्छा आदमी नहीं है। अगर इस काम में हमारी 10-5 हज़ार मोहरें लग भी जाएं तो कोई बात नहीं। चंद्रप्रभा और राम रतन की जान तथा कलमदान का रहस्य इससे महंगा है। ये कहता हुआ बख्तावर पिशाच के समीप जाकर बोला, पिशाच, तुम मोहरों की चिंता मत करना, जितनी मोहरें मांगोगे उतनी मिलेंगी, किंतु शर्त ये होगी कि तुम हमसे धोखा नहीं करोगे। अगर वफादारी करोगे तो तुम्हें हम 2,000 मोहरें ज़्यादा देंगे। इस समय तुमने बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया है बख्तावर, पिशाच बोला। मैं अब भी कहता हूँ कि अगर तुम मुझे दुश्मन समझकर इस समय मेरी बातें नहीं सुनते तो बहुत ज़बरदस्त धोखा खाते। कहने के बाद पिशाच ने दोस्ताना ढंग से बख्तावर के गले में बाहें डाली और तकलिए यानी अकेले में ले जाकर बहुत धीरे से बोला, जो भी मैं कहूँ उसका निर्णय करने से पहले तुम चौंकना मत। बस इस तरह से रहना जैसे मैं तुम्हें कोई बहुत साधारण बात बता रहा हूँ। मेरी बताई हुई किसी भी बात पर तुम उस समय कोई कदम उठाना, जबकि झूठ सच का अच्छी तरह फैसला कर लो। तुम बात बोलो पिशाच, बख्तावर सिंह ने कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि विक्रम सिंह तुम्हें धोखा देकर बहुत बड़े जाल में फंसा रहा है, पिशाच ने रहस्यमय ढंग से बताया। क्या? हल्के से चौंक कर बोला बख्तावर। ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम हमें फूट जलवाना चाहते हो। मैं पहले ही कहता था कि तुम चौंकना मत, पिशाच बोला। मैं ये भी जानता था कि तुम पहले पहल मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मगर मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि तुम्हें हर हालत में विश्वास करना पड़ेगा। सुनो, असल में विक्रम सिंह उमादत के पक्ष में नहीं बल्कि मेघराज का पक्षपाती है। विक्रम सिंह भी मेघराज से मिलकर उमादत का तख्ता पलटने की साजिश में शरीक है, क्योंकि मेघराज ने उसे अपने राज्य का सबसे बड़ा अय्यार घोषित करने का वादा किया है। तुम्हें शायद याद हो कि विक्रम ने थोड़ी देर पहले ही ये कहा था कि अभी तक कोई ये भी नहीं जानता कि उमादत का कौन आदमी मेघराज से मिल गया है। बस यही समझ लो कि विक्रम ही मेघराज से मिला है। तुमने इस बात पर भी ध्यान दिया हो जब मैंने तुमसे कहा कि मैं मेघराज से गद्दारी करूंगा तो विक्रम सिंह ने किस प्रकार मुझे दुष्ट कहा था। मेरे और मेघराज के बीच की जो कहानी तुम्हें विक्रम ने सुनाई है वो बिल्कुल ठीक है, परंतु विक्रम ने यह कहा है कि वे सब बातें मैंने छुप कर सुनी है। मगर मैं कहता हूँ कि ये बातें उसने छुप कर नहीं सुनी है, बल्कि जिस समय ये बातें हुई हैं उस समय हम तीनों ही साथ बैठे थे। पिशाच की बातें सुनकर बख्तावर का दिमाग घूम गया। बोला, लेकिन अगर उसके दिल में मेरे प्रति कोई धोखे की भावना होती तो वह मुझे तुम्हारे और मेघराज के बीच हुई बातों को सच क्यों बताता, तथा अब वह मुझसे क्या धोखा कर सकता है? यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ बख्तावर, लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पिशाच बोला। तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुमसे बातें करते समय विक्रम के दिमाग में हर पल ये बात रही है कि उसकी पत्नी और लड़की तुम्हारे पंजे में, अतः वह तुम्हें थोड़ी बहुत सच्ची कहानी बताकर अपने विश्वास में लेना चाहता है। मैं समझता हूँ कि वह सफल भी हो गया। मैं जानता है कि अगर तुम ये जान गए कि वह तुम्हारा दुश्मन है, चंदा और कुंती की भी कह रही हैं, अतः वह तुम्हें अपने विश्वास में लेकर आराम से फंसा देना चाहता है। लेकिन इन सब बातों का तुम्हारे पास क्या सबूत है? बख्तावर ने पूछा। सबसे पहले तो ये सोचो कि जो कहानी तुम्हें विक्रम ने सुनाई है उसमें सबसे अधिक लाभ की अथवा काम की बात क्या थी? पिशाच ने कहा। जो तुमने मेघराज के कान में कहा था, बख्तावर ने जवाब दिया। वह बात तुम्हें विक्रम सिंह ने क्यों नहीं बताई? पिशाच ने पुनः प्रश्न किया। तुम तो बेकार की बात कर रहे हो पिशाच, बख्तावर ऊबता से बोला। जो बात तुमने मेघराज के कान में बताई थी उसे भला विक्रम किस प्रकार सुन सकता था, और जब उन्हें सुना ही नहीं तो बताए क्या? यही तो तुम नहीं समझ रहे हो बख्तावर सिंह, पिशाच बात समझाने वाले स्वर में बोला। ये बात तुम्हें उसने इसलिए नहीं बताई है कि वह इसे सुन नहीं पाया था, बल्कि इसका सबब यह है कि ये बात तुम्हें बताना नहीं चाहता, क्योंकि वह तुम्हें धोखा देना चाहता है। ज़रा दिमाग से सोचो कि जब हम यानी मैं और मेघराज सारी बातें अलग कमरे में कर रहे थे तो कोई भी बात मुझे उसके कान में कहने की क्या आवश्यकता थी, वह भी ऐसी बात जो उन सब बातों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। ज़रा सोचो कि सब बातें तो मैं इस तरह कहीं कि छुपा हुआ विक्रम सुन सके, और यही बात मैंने इस ढंग से कही कि विक्रम ना सुन सके। अगर ऐसा हुआ होता तो इसका मतलब ये था कि मुझे ये मालूम था कि कोई छुपकर हमारी बातें सुन रहा है। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं अन्य बातें इस प्रकार क्यों कहता कि छुपा हुआ कोई आदमी उन बातों को सुन सके? किसी भी ढंग से विक्रम सिंह की बात ठीक नहीं बैठती। मैं अभी तक नहीं समझ सका हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, बख्तावर सिंह ने कहा। कमाल है, पिशाच बोला। मैं तो ये समझता था कि तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है कि तुम किसी की भी बातों को कम शब्दों में समझ सकते हो, परंतु अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें हर बात खोल कर ही समझानी होगी। सुनो, विक्रम सिंह ने जो ये कहा है कि कोई बात मैंने मेघराज के कान में कही थी, ये विक्रम सिंह ने तुमसे झूठ बोला है। ये बात भी मैंने उसी ढंग से कही थी जैसी अन्य बातें। विक्रम का ये कहना भी गलत है कि ये सब बातें उसने छुप कर सुनी हैं। असलियत यह है कि सब बातें उसी समय हुई हैं जब हम तीनों यानी मेघराज, मैं और विक्रम पास पास बैठे थे। असली बात छुपाने के लिए उसने तुमसे ये बहाना करके छुपाई है कि मैंने ये बात मेघराज के कान में कही थी। दरअसल वही बात सबसे अधिक महत्व की थी जिसे विक्रम तुमसे बहुत खूबसूरत बहाने के साथ छुपा गया।
उसने तुम्हें इस हद तक मूर्ख बना दिया है कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ज़रा खुद सोचो कि एक आदमी सारी बातें खुलेआम कह रहा है तो वह एक खास योजना ही कान में क्यों बताएगा। यह विक्रम का बहाना है। असलियत यही है कि वह तुम्हें उस योजना के विषय में बताना ही नहीं चाहता। इस परिस्थिति में पहुंचकर बख्तावर सिंह सोचने पर विवश हो गया, मगर अभी कुछ देर पहले वह विक्रम को दोस्त कह चुका था। बिना किसी ठोस प्रमाण के वह किस प्रकार एकदम विक्रम पर अविश्वास कर बैठे। संभव है कि पिशाची उसके साथ किसी प्रकार की अय्यारी खेल रहा हूँ। इस समय बख्तावर सिंह बड़ी अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। इस समय वह सब कुछ सोच कर निर्णय करना चाहता था। बोला, क्या तुम्हारे पास इसके अतिरिक्त कोई सबूत है? हाँ है, पिशाच ने कहा। विक्रम से ये पूछो कि वह बख्तावर सिंह क्यों बना। पिशाच के इस प्रश्न ने बख्तावर सिंह के मस्तिष्क में धमाका सा किया। वास्तव में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि विक्रम सिंह उसका भेष बनाकर अपना कौन सा काम निकालना चाहता था। इस बार बख्तावर पर रहा नहीं गया और घूमकर विक्रम सिंह से यह प्रश्न कर दिया। विक्रम सिंह ने जवाब दिया, मेरा एक अय्यार साथी रूपलाल ने यह पता लगा लिया था कि गुलबदन नकली बलवंत बनकर दलीप सिंह के महल में मुकरंद का पता लगाने के लिए गया है। रूपलाल ने किसी धोखे में फांस कर तुम्हें बख्तावर सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था। यह बात रूपलाल ने उमादत को बता दी थी। उमादत ने मुझे बुलाकर सब कुछ बताया और आदेश दिया कि मैं खुद मुकरंद प्राप्त करूं। मैंने सोचा कि अगर मुकरंद बलवंत सिंह बने गुलबदन के हाथ लगेगा तो वह अपने पिता यानी तुम्हें बख्तावर ही समझेगा। साथ ही ये भी सोचा कि तुम तो हो ही कैद में, अतः क्यों न मैं ही बख्तावर बनकर गुलबदन से मुकरंद प्राप्त कर लूँ। अच्छी कहानी तैयार कर रखी है सबने। उसके चुप होते ही पिशाचनाथ बोला, उमादत का अय्यार बनकर तुम कुछ लाभ उठाते हो। असलियत यह है कि तुम्हें पता ही नहीं था कि गुलबदन बलवंत सिंह बना हुआ है। तुम्हें इतना पता था कि बख्तावर सिंह उमादत की कैद में पहुंच चुका है। बख्तावर सिंह को रूपलाल ने केवल इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि राजा उमादत ने बख्तावर सिंह को देश निकाला दे दिया था। इसलिए रूपलाल ने बख्तावर सिंह को उमादत के राज्य में देखकर गिरफ्तार कर लिया। मगर उमादत दिल ही दिल में काफ़ी पहले से बख्तावर सिंह की कमी महसूस कर रहे थे, अतः उन्होंने दरबार में उन्हें अपनाना भी चाहा, मगर उन्होंने इस इच्छा को ठुकरा दिया और इन्हें कैद में डाल दिया। बस इतना ही बड़ा काम उमादत की जानकारी और उनकी आज्ञा से हुआ है। इससे आगे की सारी बातें मेघराज के इशारे पर हुई हैं। उमादत के दरबार में उस समय तुम, विक्रम और मेघराज भी उपस्थित थे। बख्तावर को तुम्हारे सामने ही कैद किया गया था। उस समय तुम नहीं जानते थे कि बख्तावर सिंह का लड़का मुकरंद प्राप्त करने बलवंत सिंह बनकर दलीप सिंह के महल में गया हुआ है। दरबार बर्खास्त होने के बाद मेघराज ने तुम्हें अकेले में अपने घर बुलाकर यह रहस्य बताया और तुम्हें बख्तावर सिंह बनने की आज्ञा दी। और ये सारे काम तुम मेघराज की आज्ञा से कर रहे हो। क्या मतलब? एकदम चौंक कर बोला विक्रम सिंह। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मेघराज से मिला हुआ हूँ? क्या ये गलत है? पिशाच व्यंग्यात्मक स्वर में बोला। इस तरह के नाटक से तुम हमें धोखा नहीं दे सकते विक्रम सिंह। हमारे पास एक ऐसा सबूत भी है जिससे तुम्हारी सारी असलियत खुल जाएगी। मगर हम ये मानते हैं कि विक्रम, कि अगर हम यहाँ नहीं आ जाते तो तुम बख्तावर को धोखा अवश्य दे देते। ये गलत है बख्तावर, एकदम चीख पड़ा विक्रम। इसकी बातों में मत आना। ये एक नंबर का झूठा, जालसाज, दुष्ट और कमीना है। ऐसे ही वो दुष्ट मेघराज है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अब ये दोनों मिल गए हैं। दोनों मिलकर कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। न जाने ये कैसे यहाँ पहुँच गया है। इसने हमारी बातें सुन ली है। ये समझ गया है कि हम दोनों दोस्त बनकर इसकी और मेघराज की साजिश असफल करना चाहते हैं। इसी सबब से नई नई बात बनाकर हम दोनों में फूट डलवाना चाहता है। ये मेरे विरुद्ध वैसी ही साजिश है जैसे कि उमादत की नज़रों से तुम्हें गिराने के लिए मेघराज ने की थी। पिशाच का यकीन कभी मत करना, वरना ज़बरदस्त धोखा खाओगे। बख्तावर बड़ी अजीब स्थिति में फंस गया था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि पिशाच सच्चा है अथवा विक्रम सिंह। अपने दिमाग की उलझन को सुलझाने के लिए उसने पिशाच से कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि विक्रम सिंह मेघराज से मिला हुआ है? पहले तो ये सोचो कि मैं यहाँ क्यों पहुँच गया। पिशाच ने कहा, तुमने कहा था कि तुम कहीं भी किसी भी समय पहुँच सकते हो, लेकिन फिर भी कहीं पहुँचने का कोई ना कोई ज़रिया और सबब तो होता ही है। पिशाच बोला, मुझे यहाँ का पता मेघराज से मिला है। जब उसने मुझे यहाँ भेजा तब तक उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि तुम उमादत की कैद से भाग गए हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गुजरा वह सब कुछ मेघराज ने मुझे खुद बताया। उसने बताया कि इस तरह से रूपलाल ने तुम्हें धोखा दिया और अब तुम उमादत की कैद में हो और मैंने मेघराज विक्रम सिंह को बख्तावर बना रखा है। हमारा बना हुआ बख्तावर सिंह यानी विक्रम सिंह यहाँ यानी बख्तावर के घर पर मिलेगा। उसने मुझे विक्रम सिंह के लिए एक कागज़ लिख कर दिया और मुझसे कहा कि ये कागज़ मैं बख्तावर सिंह बने विक्रम सिंह को दे दूँ। मगर जब यहाँ आया तो आप लोगों की बातें सुनी। मैं समझ गया कि विक्रम सिंह एक झूठी कहानी गढ़कर तुम्हें धोखा देना चाहता है, अतः बीच में कूद पड़ा क्योंकि मुझे तुमसे अधिक लाभ है। ये गलत है, झूठ है। विक्रम सिंह चीख पड़ा, मेरे खिलाफ साजिश है। तुम्हारी ये पोल पट्टी तो वह कागज़ खोल देगा जो कि मेघराज ने मुझे इसलिए लिख कर दिया था कि ये मैं तुम्हें दे दूँ।
किंतु अब यह कागज़ नकली बख्तावर की जगह असली बख्तावर सिंह पढ़ेगा। लो बख्तावर, और जान लो कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। बख्तावर सिंह ने वह कागज़ लिया। वह अच्छी तरह पहचान गया कि लिखाई तो वास्तव में मेघराज की है। लिखा था, प्यारे विक्रम सिंह, मैं पिशाचनाथ को यह कागज़ लेकर तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। आज से 4 दिन पहले पिशाच ने राम रतन और चंद्रप्रभा से कलमदान का पता लगाने की जो तरकीब बताई थी, आज हम उस तरकीब पर अमल करने वाले हैं। हमें आशा है कि अभी तक तुमने गुलबदन से मुकरन का पता लगा लिया होगा। तुमने हमसे कहा था कि हमारे तिलिस्म में घूमने की तुम्हारी भी बड़ी इच्छा है। आज वह वक्त आ गया। तुम यह पत्र देखते ही पिशाच के साथ चले आओ। आज हम तीनों तिलिस्म में जाएंगे और पिशाच की तरकीब से कलमदान का पता लगाएंगे। बाकी सब ठीक है, शेष बातें मिलने पर होंगी। तुम्हारा मेघराज। वह पत्र बख्तावर सिंह ने ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सबको सुनाया। पत्र के समाप्त होते ही विक्रम सिंह चीखा, नहीं, ये गलत है बख्तावर, ये धोखा है। मुझ में और तुम में फूट डालकर फिर हमें एक बहुत ही खतरनाक जाल में उलझाया जा रहा है। अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा विक्रम सिंह। बख्तावर सिंह गुर्रा है। मैं मेघराज की लिखाई पहचानता हूँ। इस साजिश को समझने की कोशिश करो बख्तावर। विक्रम सिंह बोला, यह कमीना पिशाचनाथ मेघराज से मिला हुआ है। मुझे फंसाने के लिए दुष्ट ऐसा पत्र असली मेघराज से ही लिखवा लाया हो तो क्या आश्चर्य की बात है। मैं नहीं, बल्कि ये पिशाच मेघराज से मिला हुआ है। तुम्हारे सामने झूठा बनाने की ये इन दोनों की गहरी चाल है। तुम तो भुगत चुके हो कि मेघराज कैसी खतरनाक साजिश बनाता है। अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी विक्रम सिंह। बख्तावर सिंह बोला, हम अच्छी तरह जानते हैं कि मेघराज कैसी साजिश बनाता है। मेघराज इस बार तुम्हारे ज़रिए हमें साजिश में फंसाना चाहता है। गुलबदन, एकाएक बख्तावर ने अपने लड़के को आदेश दिया, विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लो। विक्रम सिंह इस समय ऐसी परिस्थितियों में नहीं था कि वह शारीरिक विरोध कर सकता, क्योंकि उसके चारों ओर गुलबदन, बख्तावर सिंह और पिशाचनाथ के साथ ही थे। विक्रम सिंह चीखता रहा कि पिशाच झूठा है, वह सच्चा है, किंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी और बख्तावर सिंह के आदेश पर उसे गुलबदन गठरी बनाकर कैद खाने में डालने के लिए ले गया। उसके जाने पर बख्तावर सिंह पिशाच की ओर पलटा और बोला, मुझे यकीन हो गया पिशाच कि तुम सच्चे हो। वास्तव में अगर तुम समय पर ना आते तो आज फिर मैं एक साजिश में फंस जाता। मानना पड़ेगा कि दुष्ट मेघराज बड़ी गहरी चाल चलता है। और अब तुम बताओ कि वही योजना क्या है जिसकी तुमने मेघराज को बताई थी। मैं तुम्हें मुंह मांगी सोने की मोहरें दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि इस काम में ईमानदारी से मेरा साथ दो। मैं अब अधिक समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, पिशाच ने कहा। मैंने मेघराज को योजना बताई थी कि मैं यानी पिशाचनाथ मेघराज के साथ उस तिलिस्म में जाऊँगा। मेरे साथ विक्रम सिंह भी होगा, जो तुम यानी बख्तावर सिंह होगा। मेघराज हम दोनों को वह कैद खाना दिखा देगा जहाँ राम रतन और चंद्रप्रभा होंगे। बस वह कैद खाना दिखाकर मेघराज एक स्थान पर छुप जाएगा। इसके पश्चात मैं और बख्तावर सिंह यानी विक्रम सिंह इस तरह का नाटक करेंगे जैसे हम दोनों चंद्रप्रभा और राम रतन को कैसे छुड़ाने आए हैं, हम दोनों उन्हें कैसे निकाल कर ले भी जाते। इस तरह चंद्रप्रभा और राम रतन ये बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे कि असली बख्तावर नहीं, नकली है। बख्तावर बना विक्रम उनसे मेरे बारे में कहता है कि इसका नाम पिशाच है। इन्हीं की मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इसके बाद बख्तावर सिंह बना विक्रम उनसे आसानी से कलमदान का पता पूछ लेता, क्योंकि चंद्रप्रभा और राम रतन की नज़रों में तो विक्रम बख्तावर होता। अतः वे आसानी से कलमदान का पता बता देते और मेघराज को सफलता मिल जाती। बहुत सुंदर, बख्तावर सिंह के मुंह से निकला। वास्तव में तुमने मेघराज को बड़ी अच्छी तरकीब बताई थी। अब भी हम सारा काम इसी तरकीब से करेंगे, पिशाचनाथ ने कहा। अंतर केवल यही होगा कि नकली बख्तावर यानी विक्रम सिंह के स्थान पर तुम यानी असली बख्तावर मेरे साथ चलोगे। मेघराज यही समझेगा कि तुम विक्रम सिंह ही हो और फिर हमारा सारा काम उसी योजना के अनुसार होगा। चंद्रप्रभा और राम रतन को कैद से निकालने के बाद मेघराज को धोखा दे देंगे। बस अब यही तरकीब है। तुम जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो। चलते हैं, गुलबदन को आने दो, उसे को समझा कर चलता हूँ। कहने के साथ ही बख्तावर ने अपनी जेब से चिलम निकाली और फिर उसमें तम्बाकू डालकर पीने की तैयारी करने लगा। उसने अभी 2-3 कशी लगाए थे। पिशाच ने कहा, क्या खुद ही तम्बाकू का आनंद लिए जाओगे? ऐसी क्या बात है? मुस्कुराकर बख्तावर बोला, लो चिलम पियो। पिशाच ने चिलम हाथ में लेकर धनाधन 2-3 जोरदार कश मारे और उस समय वह हल्के से चौंक पड़ा जब उसका दिमाग घूमने लगा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर संभाल न सका और बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गया। चला था बख्तावर को धोखा देने, मुस्कुराकर बख्तावर बुदबुदाया। उसी समय अपने साथियों के साथ गुलबदन लौट आया। ये देख वे आश्चर्य के साथ बोला, अरे ये क्या पिताजी, अभी तू अय्यारी नहीं सीखा है बेटे। बख्तावर बोला, ये कमबख्त मुझको ही फंसाना चाहता था। मैं तो पहले ही जान गया था कि ये झूठा विक्रम सिंह सच्चा है, किंतु इससे ये तरकीब पूछनी थी जो इसने मेघराज के कान में बताई थी। वह तरकीब मैंने पूछ ली। असल बात यह भी थी कि ये मुझे खूबसूरत बहाने के साथ मेघराज के पास ले जाना चाहता था। वहाँ ले जाकर ये मुझे भी राम रतन और चंद्रप्रभा की भांति कैद कर लेते। हमारे सामने ये सच्चे विक्रम सिंह को झूठा बनाना चाहता था।
अवश्य अब हम आसानी से राम रतन और चंद्रप्रभा को मेघराज की तिलिस्मी कैसे निकाल कर ला सकते हैं। जब मेघराज पर असलियत खुलेगी तो वह अपना सिर पीट लेगा। 10वां बयान। जब से हम ये संतति का दूसरा भाग लिखने बैठे हैं तब से हम उसके नए विचित्र एवं दिलचस्प पात्रों में कुछ इस प्रकार उलझ गए हैं कि अपने पुराने और प्यारे मित्र अल्फांसे को तो बिल्कुल ही भूल गए। संतति के पहले भाग में हम उसके विषय में जो कुछ भी लिखाए हैं वह बड़ा आश्चर्यजनक है। अल्फांसे के साथ घटी घटनाओं का जितना आश्चर्य हम सबको है, उससे कहीं अधिक खुद अल्फांसे को है। अगर पाठकों को उसके साथ घटित आश्चर्यजनक घटनाएं याद ना हो तो देवकांता संतति के पहले भाग में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ इतना ही लिखेंगे कि बागी सिंह ने उसे धोखे में डालकर अपना कान सूंघा दिया। बागी सिंह ने अपने कान में बेहोशी की दवा में भीगा पोया यानी रुई लगा रखा था, जिसे सूंघते ही वह बेहोश हो गया। इस समय हम अल्फांसे को एक झरने के पास बैठा हुआ पाते। झरना एक ऊंची पहाड़ी के पत्थरों से टकराता नीचे मैदान में गिर रहा है। मैदान में झरने का पानी एक नहर का रूप धारण करके बह रहा है। झरने का जल अत्यंत ही स्वच्छ है। जब अल्फांसे होश में आया तो खुद को उसने इसी मैदान में पाया था। इस मैदान को मैदान कम और बाग कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि इस मैदान में फल और मेवों के अनेक वृक्ष हैं। अल्फांसे को जब होश आया तो सूरज की तेज़ किरणें उस पर पड़ रही थीं। वह उठकर बैठ गया और कुछ देर तक अपने चारों ओर की स्थिति का अध्ययन करता रहा। वह बाग काफ़ी बड़ा था, परंतु चारों ओर गगन को स्पर्श करती हुई झाड़ियों से घिरा हुआ था। पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों ओर की ऊंची पहाड़ियों के कटाव कुछ इस तरह बने हुए थे कि उन पर चढ़कर मैदान से बाहर निकलने के विषय में सोचना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यूँ कहना चाहिए कि अल्फांसे ने काफ़ी तलाश किया, मगर उसे इस बाग से निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। अतः वह समझ गया कि उसे इस अजीब से बाग में कैद किया गया है। उसने वृक्षों से फल और मेवे खाकर अपने पेट की भूख को शांत किया तथा नहर का स्वच्छ जल पिया। इन सब कामों से निवृत्त होकर वह नहर के किनारे बैठा अपनी स्थिति पर विचार कर रहा था। वह यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वह इस कैद से किस प्रकार छुटकारा पाए। अभी तक वह यह भी नहीं समझ सका था कि वह किस विचित्र टापू में फंस गया है। यह निर्णय उसने यह महसूस करके ही लिया था कि यहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं। फिर भी अल्फांसे के लिए यह बात आश्चर्यजनक थी कि यहाँ के लोग उसके नाम में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। अभी वह इन्हीं विचारों में उलझा हुआ था और किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँच पाया था कि मिस्टर अल्फांसे, किसी ने उसे पुकारा। अल्फांसे एक झटके के साथ पत्थर से उठा और पीछे पलटा। उसने देखा सामने एक बूढ़ा सा नजर आने वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे का अधिकांश भाग सफ़ेद सन की भांति दाढ़ी और मूँछों से ढका था। दाढ़ी इतनी लंबी थी कि नाभि को स्पर्श करती सी नजर आती थी। उसके सारे जिस्म पर गेरुए रंग के कपड़े थे। चेहरा जितना भी चमक रहा था वह कठोर और मजबूत था। चौड़े तथा बलदार मस्तक पर एक लाल तिलक लगा हुआ था। आंखें अंगारे की भांति सुर्ख थी। अल्फांसे ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, किंतु पहचान न सका कि वह कौन है, जबकि पाठक उसे भली प्रकार पहचानते। ये वही वंदना और गौरव के गुरु हैं जिनके बारे में अब पहले भाग में पढ़ चुके हैं। अल्फांसे ने उन्हें घूरते हुए प्रश्न किया, कौन है आप? हमारा परिचय तो तुम्हें मिल ही जाएगा बेटे, गुरुजी शांत स्वर में बोले, लेकिन पहले ज़रा इस बात का जवाब दो कि क्या वास्तव में तुम्हारा नाम अल्फांसे है? अगर तुम वही अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अल्फांसे हो तो सच मानो हमारे भाग्य खुल गए। हाँ, मैं तुमसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि तुम यहाँ इस टापू पर किस तरह आए। यहाँ तुम्हें कौन लाया? यहाँ मुझे कोई भी नहीं लाया, अल्फांसे ने जवाब दिया, बल्कि एक प्रकार से प्रकृति ने ही मुझे यहाँ भेज दिया। क्या तुम किसी विमान दुर्घटना में तो नहीं फंस गए थे? गुरु ने व्यग्रता से पूछा। जी हाँ, अल्फांसे बोला, लेकिन यह बात आपको कैसे मालूम? फिर तो हमें यकीन हो गया कि तुम वही अल्फांसे हो जिसकी हमें खोज थी। गुरुजी खुश होकर बोले, सचमुच ही हमारे भाग्य खुल गए। अब वह तिलिस्म टूट कर रहेगा। हमने गौरव सिंह और वंदना को विजय के पास भेजा है। आजकल में वे अपने पिता को लेकर आते ही होंगे। बूढ़े गुरुजी के मुंह से विजय का नाम सुनते ही अल्फांसे की खोपड़ी भिन्न आ गई। वह अनजान सा बनकर बोला, कौन विजय? क्या तुम विजय को नहीं जानते? बेहद आश्चर्य के साथ गुरुजी ने प्रश्न किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से विजय की बात कर रहे हैं? अल्फांसे अपने हवा में तैरते मस्तिष्क पर नियंत्रण करके बोला, मैं कई विजयों को जानता हूँ, यानी कई विजय मेरे दोस्त हैं। समझ में नहीं आता कि आप कौन से विजय की बात कर रहे हैं। वही विजय जो राजनगर नामक शहर में रहता है। हमारी जानकारी के अनुसार वह तुम्हारा दोस्त है और भारत का सबसे बड़ा अय्यार यानी जासूस भी। लेकिन आप मेरे और उसके विषय में कब से जानते हैं? अल्फांसे ने आश्चर्य से पूछा। हमने तो आपको कभी भी नहीं देखा। हम तो तुम दोनों को उस समय से जानते हैं बेटा, जब से तुम दोनों को अल्फांसे और विजय के रूपों में जन्म भी नहीं मिला था। गुरुजी ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, जब तुम दोनों मरे थे
हम उसी समय जान गए थे कि विजय और अल्फांसे नाम के दो आदमी दुनिया में जन्म लेंगे। उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी होगा और दूसरा अपने देश भारत का माना हुआ अय्यार यानी जासूस। वे दोनों आपस में दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी, चाहे किसी भी रिश्ते में सही, किंतु वे एक दूसरे को जानेंगे अवश्य। तो हम दोनों की अनुपस्थिति के कारण यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम रुका पड़ा बेटे। आज करीब 42 साल हो गए जब से हम तुम लोगों की तलाश में, किंतु अब जाकर हमारे भाग्य का उदय हुआ है। अब वह महत्वपूर्ण काम अधिक दिनों तक रुका नहीं रहेगा। अब तुम आ गए हो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी की बात सुनकर अल्फांसे का दिमाग और भी बुरी तरह घूम गया। बोला, लेकिन मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। समझ जाओगे बेटे, आओ मैं तुम्हें एक ऐसे अनूठे स्थान पर ले चलूँ जहाँ तुम सब समझ जाओगे, गुरुजी ने कहा। अल्फांसे ने सोचा कि कहीं बूढ़ा भी उसे किसी नए एवं विचित्र जाल में ना उलझा दे। वह देख चुका था कि इस टापू के आदमी काफ़ी बुद्धिमान और खतरनाक किस्म के लोग हैं। जब से उसने इस टापू पर कदम रखा था तभी से एक विचित्र आश्चर्यजनक घटनाओं से उसे गुजरना पड़ रहा था। बागी सिंह नामक आदमी ने उसे एक बेहद आश्चर्यजनक कहानी सुनाई थी। उसी कहानी से प्रभावित होकर वह बागी सिंह के साथ चलने के लिए तैयार हो गया था, मगर बागी सिंह ने उसे काफ़ी खूबसूरत धोखे दिए थे। अब ये उसके सामने खड़ा हुआ बूढ़ा बागी सिंह से भी अधिक दिलचस्प और रोचक बातें कर रहा था। इस बूढ़े के मुंह से अपना और विजय का नाम सुनकर अल्फांसे को कम आश्चर्य नहीं था। बूढ़े द्वारा कहा गया एक एक शब्द बड़ा विचित्र था। उस बूढ़े के उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए बेचैन था, मगर बूढ़ा उसे किसी अनूठे स्थान पर ले चलने के लिए कह रहा था। बस इस चलने पर ही अल्फांसे अटक रहा था। बिना उसके बारे में कुछ जाने में उसके साथ जाना नहीं चाहता था। अतः बोला, आपको जो कुछ कहना है यहीं कहिए। आपके बारे में जाने बिना मैं आपके साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारे बारे में तुम क्या जानना चाहते हो बेटे? गुरुजी ने कहा। जो भी आप अपने बारे में जानते हैं, अल्फांसे ने कहा। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मुझसे क्या संबंध है? क्या चाहते हैं? हमारा नाम गुरबचन सिंह है, गुरु ने परिचय दिया। हम एक प्रकार से तुम्हारे गुलाम हैं। हमारा परिचय तुम तभी अच्छी तरह जान सकते हो जब हम तुम्हें तुम्हारा वह परिचय दें जिसके बारे में तुम अभी जानते नहीं हो। हम जानते हैं कि तुम्हें यहाँ बागी सिंह लाया होगा, मगर असलियत यह है कि वह बागी सिंह नहीं था। असली बागी सिंह तो उसकी कैद में था। जिस आदमी ने तुम्हें अपना नाम बागी सिंह बताया उसका असली नाम बलदेव सिंह था। ये बलदेव सिंह यहाँ के राजा दलीप सिंह का अय्यार है। यह स्थान जहाँ हम इस समय खड़े हैं बलदेव सिंह का ही है, और इस समय तुम बलदेव सिंह की कैद में हो। बलदेव सिंह तुम्हें दलीप सिंह के दरबार में ले जाना चाहेगा। यह तो वो मुझसे भी कह चुका है, अल्फांसे ने कहा। उसने कहा कि यहाँ दलीप सिंह मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। हम जानते हैं कि बलदेव सिंह ने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई है, गुरबचन सिंह बोले। यह कहानी उसने तुम्हें जंगल के बीच बनी उस हवेली में सुनाई थी जहाँ उसने 3 सैनिकों को एक मिट्टी का बना हुआ बंदर दिखाकर बेहोश कर दिया था। उसने तुमसे कहा कि गुरबचन सिंह ने यहाँ जो भी कुछ कहा पहले भाग के पेज नंबर 19 से 24 तक पर लिखा जा चुका है। हम व्यर्थी उसे यहाँ लिखना नहीं चाहते। जो महाशय गुरबचन सिंह की बातों का पूरा लुत्फ लेना चाहे वे पहले भाग के 19 से 24 तक के पेज पुनः पढ़ जाएं। हाँ, गुरबचन सिंह की पूरी बात सुनने के उपरांत अल्फांसे बोला, उसने मुझसे यही सब कुछ कहा था और तुमने विश्वास कर लिया। गुरबचन सिंह बोले, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका एक एक शब्द झूठ है। अपनी कहानी में उसने जिसको तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कहा यानी देव सिंह, वह तुम्हारा अपना भाई है। देव सिंह की संतान यानी गौरव सिंह और वंदना तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि वे तुम्हारे भतीजे और भतीजी हैं। वे दोनों तुम्हारे भाई देव सिंह की संतान हैं, जिसको उसने तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द बताया यानी दलीप सिंह, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमारे खून का प्यासा है। बलदेव सिंह तुम्हें बहुत बड़े खतरे में फंसाना चाहता था। अगर वह तुम्हें अभी तक दलीप सिंह के दरबार में ले जाता तो तुम किसी भी तरह जीवित नहीं बचते। यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम अभी तक जीते हो। उनकी बातें सुनकर अल्फांसे विचित्र ढंग से मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है कि उससे अधिक धोखेबाज आप हैं। सबसे पहली बात तो यह कि मेरा कोई भाई नहीं है। मैं देव सिंह नाम के किसी आदमी को जानता भी नहीं, फिर वह मेरा भाई कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरबचन सिंह ने कहा। क्या? अल्फांसे के मस्तिष्क में एक ज़ोरदार धमाका सा हुआ। पूर्व जन्म? हाँ बेटे, गुरबचन सिंह बोले, यह तुम्हारे पूर्व जन्म की बात है। उस समय तुम्हारा नाम अल्फांसे नहीं बल्कि शेर सिंह था। देव सिंह तुमसे बड़ा भाई था। यह किस्सा आज से लगभग 60 वर्ष पहले का है। उस समय यहाँ सुरेंद्र सिंह नामक एक राजा था। तुम यानी शेर सिंह उसी राजा सुरेंद्र सिंह के सबसे बड़े अय्यार थे। तुम्हारा एक बड़ा भाई था देव सिंह। तुम्हारा बड़ा भाई एक विचित्र चित्रकार था। हालांकि ये किस्सा काफ़ी लंबा है, किंतु इस समय उस किस्से को मुख्तसर में बयान करने का मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूँ कि सुरेंद्र सिंह की लड़की कांता और तुम्हारे बड़े भाई देव सिंह में प्रेम हो गया था।
और वह प्रेम ही तुम्हारी और सुरेंद्र सिंह की दुश्मनी का मुख्य कारण बनी। सुरेंद्र सिंह किसी भी कीमत पर देव और कांता का विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। तुमने अपने भाई का साथ दिया था। जीत हार के अनेक पासे पलटे और अंत में यह हुआ कि कांता को एक तिलिस्म में कैद कर लिया गया। सुरेंद्र सिंह के अय्यार एक स्थान पर तुम्हें घेर कर पहले ही मार चुके थे। मैं यानी गुरुबचन सिंह तुम्हारा राज ज्योतिषी था। तुम्हारी मृत्यु होते ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि यही शेर सिंह प्रभा और जेम्स गार्नर का पुत्र अल्फांसे बनेगा और 40 वर्ष की आयु में प्रकृति इसे किसी भी ढंग से इस टापू पर भेजेगी और उसी दिन हमारे भाग्य उदय होंगे। गुरबचन सिंह द्वारा कहा गया एक एक शब्द ऐसा विचित्र था कि अल्फांसे की समस्त नसें हिल उठी। उसे गुरबचन सिंह की बातें बेसिर पैर की लग रही थी। वह अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, अगर आप ठीक कह रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि या तो आपके द्वारा की गई वह भविष्यवाणी झूठी हो गई है जो आपने शेर सिंह की मृत्यु पर की थी, अथवा वह अल्फांसे नहीं हो जिसकी आपको तलाश है। हम समझे नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो, गुरबचन सिंह ने कहा। मैं समझ चुका हूँ कि बागी सिंह यानी बलदेव सिंह भी मुझे धोखा दे रहा था, आप भी धोखा दे रहे, अल्फांसे ने कहा। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे माता पिता का नाम प्रभा और जेम्स नहीं था, बल्कि माँ का नाम एला और पिता का नाम जॉन हैरिसन था। बहुत अच्छे, एकदम खुशी से उछल पड़े गुरबचन सिंह। अब मुझे कोई शक नहीं रह गया कि तुम वही अल्फांसे हो जिसकी हमें तलाश थी। निश्चित रूप से तुम शेर सिंह का पूर्वजन्म हो। अभी तक मुझे शक था, मगर अब विश्वास हो गया है कि तुम ही शेर सिंह हो। कई क्षण तक तो आश्चर्य में डूबा अल्फांसे बूढ़े गुरबचन सिंह को देखते ही रहा। फिर बोला, आप मुझे अधिक मूर्ख नहीं बना सकते। आप मेरे माता पिता का नाम प्रभा और जेम्स बता रहे थे, और जब मैंने आपकी भविष्यवाणी को गलत साबित किया तो आप बड़ा खूबसूरत अभिनय करके बात बदल रहे हैं। मैं आपके धोखे में नहीं आऊँगा। आप मुझे किसी गहरे जाल में उलझाना चाहते हैं। नहीं बेटे नहीं, अपनी खुशी पर काबू पाने का प्रयास करते हुए बोले गुरबचन सिंह। यकीन मानो, हम तुमसे कोई भी बात झूठी नहीं कहेंगे। आज हम तुम्हें तुम्हारे जीवन का ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे आज तक तुम भी नहीं जानते होगे। तुम ये भी नहीं जानते होगे कि तुम्हारा नाम अल्फांसे ही क्यों पड़ा। तुम्हारा नाम अल्फांसे ही रखा गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैदा होने की कहानी सुनाता हूँ, मगर अगर तुम बीच में बोले नहीं, सब कुछ सुनते जाओगे तो तुम्हें तो हमारी बातों पर विश्वास आ जाएगा। आज हम तुम्हें तुम्हारे पैदा होने की वे प्रारंभिक घटनाएं बताएंगे जिनसे तुम स्वयं भी अनभिज्ञ हो। सुनो, तुम्हारे असली पिता का नाम जेम्स गार्नर ही है। जेम्स अंग्रेज सेना के लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुआ था। उसकी नियुक्ति झांसी में हुई थी। वाह, मेरा शहर। इंग्लैंड में जेम्स गार्नर के परिवार की बेहद प्रतिष्ठा थी। उसे एक भारतीय लड़की प्रभा से प्रेम हो गया। प्रभा एक मालिन थी। जेम्स गार्नर प्रभा से शादी करना चाहता था। गार्नर की ये घोषणा पूरे गोरे समाज में एक विस्फोट के समान बन गई। उसके मित्रों ने उसे बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना और एक भारतीय पादरी की मदद से उसने चर्च में प्रभा से शादी कर ली। जेम्स गार्नर प्रभा से असीमित प्रेम करता था। मई 48 में प्रभा ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु इसे जेम्स गार्नर का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इस प्रसव के तुरंत बाद ही प्रभा मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस घटना से जेम्स गार्नर के दिमाग में ये बात घर कर गई कि उसका नवजात शिशु ही अभाग्यशाली है। जेम्स प्रभा से इतना प्यार करता था कि वह अपने पुत्र को ही प्रभा की मौत का कारण समझने लगा और इस नवजात शिशु से जेम्स को घृणा होने लगी। उसने अपने पुत्र का मुंह तक नहीं देखा और ये बच्चा उसने अपने चाचा और चाची को सौंपा। क्योंकि उसका चाचा 50 की आयु होने के उपरांत भी निसंतान था, अतः जेम्स और प्रभा के बच्चे को उसके चाचा चाची ने पाला। जेम्स के चाचा और चाची का नाम जोहन हैरिस और एला था, जिन्हें अब तुम अपने माता पिता समझते हो। तुम्हारा असली पिता जेम्स द्वितीय विश्व महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ता हुआ एशिया के एक जंगल में मारा गया। अब एला और जोहन हैरिस ने निश्चय किया कि वे बच्चे को कभी नहीं बताएंगे कि वह उनका बच्चा नहीं है। बच्चे का नाम एला ने गार्नर परिवार से संबंधित इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसे डर था कि बच्चा बड़ा होने पर समझ जाएगा कि वह उनका नहीं बल्कि गार्नर खानदान का चिराग है। एला ने इस बच्चे का नाम अल्फांसे रखा और आज तुम वही अल्फांसे हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम गार्नर परिवार से संबंधित हो। अल्फांसे इस अजीब कहानी को बड़े ध्यान से सुनता रहा। अल्फांसे निश्चय नहीं कर पाया कि यह कहानी सच्ची है अथवा उसे खूबसूरत ढंग से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गुरबचन सिंह के चुप होने पर अल्फांसे बोला, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? हमें ये उसी दिन से पता है जब शेर सिंह के रूप में तुम्हारी मृत्यु हुई, गुरबचन सिंह ने बताया। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो हमारे साथ आओ, हम तुम्हें अपने द्वारा लिखा हुआ दिखाएंगे। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व ही हमने ये सब अपने ग्रंथ में लिख दिया था। हमारा ज्ञान बता रहा था कि यही सब कुछ होगा और आज हमारी भविष्यवाणी की सत्यता हमारे सामने है। तो आप अपने ज्ञान के आधार पर मेरे अल्फांसे वाले जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए जो मुझे भी याद हो। अल्फांसे ने कहा, संभव है कि आप सही बता दें और मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो जाए, क्योंकि अभी तक आपने
मुझे जो कुछ भी बताया उसके बारे में सब मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम अपने ज्ञान के आधार पर कह सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में आर्थर नामक एक आदमी आया होगा जो तुम्हें बहादुरी के कारनामे सिखाता होगा, और इस मामले में वही तुम्हारा गुरु भी होगा। तुम्हें इस समय की घटना याद होगी जब तुम 7 साल के थे। तुम एक बार सांप पकड़ कर लाए होगे। जॉन हैरिस को वोंगो नामक एक आदिवासी सरदार ने कत्ल कर दिया होगा। उसी रात तुम अपने घोड़े ब्लैक स्टोन पर सवार होकर वोंगो का खून कराए होगे। इसके बाद तुम्हारे जीवन में साइमन नामक एक टीचर आया होगा। उसने तुम्हें 8 वर्ष के अंदर बॉक्सिंग का गुरु बना दिया होगा। अखबारों ने तुम्हें बेबी टाइगर का उपनाम दिया होगा। बस आश्चर्य में डूबा अल्फांसे एकदम बोला, मुझे सब कुछ याद है। तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें अपने पूर्व जन्म यानी उस समय की याद आ जाएगी जब तुम शेर सिंह थे। गुरबचन भी खुश होता हुआ बोला, उस अनूठे स्थान पर पहुँचते ही तुम्हें पूर्व जन्म की याद आ जाएगी। अल्फांसे का दिमाग बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। जैसी परिस्थितियों में आज वह फंसा था, ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में पहले कभी नहीं आई थी। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि गुरबचन की बातों पर विश्वास करे अथवा नहीं। गुरबचन की बातें सत्य थी, यह वह जानता था, किंतु फिर भी वह किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वह क्या करे। अपने मस्तिष्क का खोया हुआ संतुलन समेट कर वह बोला कि आप ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बता सकते हैं कि मेरे पूर्व जन्म का बड़ा भाई यानी देव सिंह इस समय कहाँ है? तुम्हारे बाद कांता को एक तिलिस्म में कैद कर लिया गया। गुरबचन सिंह ने कहा, तुम्हारा भाई देव सिंह उसे तिलिस्म से मुक्त कराने के प्रयास में मारा गया, मगर हम जानते हैं कि उसी देव सिंह का पूर्व जन्म विजय के रूप में हुआ है। क्या? बुरी तरह उछल पड़ा अल्फांसे। विजय मेरे पूर्व जन्म का भाई देव सिंह? हाँ बेटे, गुरबचन सिंह ने कहा, विजय ही पूर्व जन्म का देव सिंह है और तुम पूर्व जन्म के शेर सिंह हो। तुम दोनों उस जन्म में भाई थे, और वह तिलिस्म जिसमें तुम्हारे पूर्व जन्म की भाभी और विजय यानी देव सिंह की पत्नी कांता कैद है, उस तिलिस्म को केवल तुम दोनों भाई मिलकर खोल सकते हो। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पहले ही लिख दिया था कि जब तुम दोनों विजय और अल्फांसे के रूप में 40-40 वर्ष के हो जाओगे तो तुम स्वयं आकर वह तिलिस्म तोड़ोगे। विधाता ने यह भी लिख दिया है कि 40 वर्ष की आयु में तुम दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्वप्न चमका होगा, किंतु अभी 38 साल के हो, अतः वह स्वप्न 2 साल बाद ही चमकेगा। किंतु मैं तुम्हें एक ऐसे अनूठे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहाँ जाते ही तुम्हें अपने पूर्व जन्म की याद ताज़ा हो उठेगी। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो बेटे तो जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा पूर्व जन्म दिखाता हूँ। अल्फांसे की बुद्धि बुरी तरह चकरा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसके सामने आ रहा है वह गलत है अथवा ठीक। अल्फांसे के मस्तिष्क की एक नस कहती थी कि जो कुछ गुरबचन सिंह कह रहे हैं वह ठीक है, किंतु दूसरी नस कहती थी कि ये किसी सुलझे हुए दिमाग द्वारा बिछाया गया एक खूबसूरत जाल है जिसमें वो फंसता जा रहा है। 11वां बयान। आज हमें माया देवी के साथ साथ उस आदमी की याद बहुत सता रही है जिसने एक स्थान पर छुपकर माया देवी की सारी हरकतें देखी थी। यानी जब माया देवी ने गुरबचन सिंह के भेष में गौरव सिंह बने गणेश दत्त को धोखा दिया, माधव सिंह के कान में कुछ कहकर उसे वहाँ से विदा किया और स्वयं अपने वास्तविक रूप में उस खंडहर की ओर चल दी जहाँ गुलबदन ने असली बलवंत को कैद कर लिया था। इस समय हम माया देवी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि उस आदमी पर देते हैं जो उस स्थान पर छुपकर माया देवी की सारी हरकतें देख रहा था। जैसे ही माधव सिंह को विदा करके माया देवी एक तरफ को बढ़ी, उस आदमी ने अंदाज़ा लगा लिया कि वह कहाँ जाएगी। माया के दूर जाने पर वह एक चट्टान के पीछे से निकला। हम नहीं कह सकते कि वह आदमी कौन है क्योंकि उसका पूरा जिस्म और चेहरा काले नकाब से ढका हुआ है। माया देवी का पीछा छोड़कर वह एक अन्य रास्ते पर तेज़ कदमों के साथ बढ़ गया। उसकी चाल में ऐसी तेज़ी थी मानो वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुका हो। वह ऐसे रास्ते से आगे बढ़ा था कि माया देवी से पहले उस खंडहर में पहुंच गया था जहां बलवंत कैद था। हम इस स्थान की भौगोलिक स्थिति पाठकों को पहले ही समझाए हैं, अतः व्यर्थ समय बर्बाद न करके हम केवल ये लिखते हैं कि कमंद लगाकर वह उस कोठरी की छत पर पहुंचा और छत के दाहिने कोने में खड़ी लोहे की गुड़िया को घुमाकर रास्ता बनाया। उसने नीचे झांक कर देखा, नीचे कोई चिराग जल रहा था जिससे सबसे नीचे का सारा दृश्य स्पष्ट चमक रहा था। बलवंत उसी प्रकार कैद में पड़ा हुआ था। हम इस समय जिस नकाबपोश के साथ साथ हैं वह नीचे कूद गया। आहट सुनकर कैदी बलवंत ने गर्दन ऊपर उठाई और बोला, कौन हो तुम? मगर नकाबपोश ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाकर बेहोश कर दिया। बटुए से कलम दवात और कागज़ निकालकर जल्दी जल्दी उस पर कुछ लिखने लगा। पूरा कागज़ लिखकर उसने तय किया और वहीं डाल दिया। हम यहाँ केवल इतना ही लिख सकते हैं कि नकाबपोश ने पत्र के अंत में अपना नाम लिखने के स्थान पर काला चोर शब्द लिख दिया। उसने आराम से बलवंत की गठरी बांधी और कंधे पर डालकर कोठरी में जलता हुआ चिराग बुझा दिया।
खंडहर में गठरी के साथ एक दूसरे स्थान पर छुपकर वह माया देवी की राह देखने लगा। कुछ ही देर बाद वहाँ माया देवी आई और उसने वहाँ क्या किया, पाठकों को यह भली प्रकार याद होगा। नकाबपोश द्वारा लिखा गया पत्र उसे कोठरी में मिल गया था। थोड़ी देर बाद निराश माया देवी कोठरी से बाहर खंडहर में आई। उसकी दृष्टि हमारे नकाबपोश पर नहीं पड़ी और वह खंडहर से बाहर निकल गई। उसके जाते ही नकाबपोश ने जोर से जाफिल बजाई। एक साथ 3 नकाबपोश उसके पास पहुंच गए। इसे ठिकाने पर ले जाओ। गठरी उनकी ओर बढ़ाता काला चोर बोला, संभाल कर रखना, हम जरा इस दुष्टा को देखते हैं। इस तरह बलवंत को न सौंप कर काला चोर माया देवी के पीछे लग गया। उसने माया देवी की एक एक हरकत नोट की। एक व्यापारी का वेश बनाकर उसके सामने ही माया देवी दलीप सिंह के दरबार में पहुंची। वहाँ उसने दलीप सिंह के कान कैसे भरे या पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि अंत में वहाँ एक नकाबपोश पहुंचा। ये वही काला चोर था। काले चोर का नाम सुनते ही माया देवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तुम कौन हो और हमारे दरबार में होने वाले कौन से अनर्थ की बात करते हो? दलीप सिंह ने काले चोर को घूरते हुए कहा। हम बता चुके हैं कि हमारा नाम काला चोर है, नकाबपोश बोला। और दलीप सिंह के दरबार में अनर्थ ये हो रहा है कि दुश्मन के एक अय्यार के सिखाए में आकर महाराज अपने अय्यार बलवंत सिंह का चेहरा धुलवाने से पहले क्यों ना इस व्यापारी का चेहरा धुलवाया जाए जो अपना बनारसी दास बताता है। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो, दलीप सिंह ने कहा। अगर हमें ही जानना चाहते हो तो सुनो, काला चोर बोला। हम तुम्हारे अय्यार नज़ारा सिंह हैं। कहते हुए काले चोर ने अपना नकाब उतार दिया। दलीप सिंह के साथ साथ सभी चौंक पड़े, क्योंकि वह वास्तव में दलीप सिंह का अय्यार नज़ारा सिंह ही था। कोई कुछ बोल भी नहीं पाया था। अचानक दरबार में बलवंत सिंह ने प्रवेश किया और बोला, ठहरिए महाराज। सब ने घूम कर देखा तो बलवंत सिंह को देखकर चौंक पड़े। तुम? चौंक कर दलीप सिंह बोले। ये कभी नहीं आने वाले बलवंत सिंह को देखते तो कभी उस बलवंत सिंह को जो पहले से ही दरबार में मौजूद था। अभी कोई निर्णय नहीं कर पाया था कि नया आने वाला बलवंत सिंह बोला, मैं असली बलवंत सिंह हूँ महाराज। लेकिन ये सब बातों में खोने का नहीं है। ये सब मैं बातों में खोने का नहीं है महाराज, नया बलवंत सिंह बोला। इस समय दरबार में काफ़ी तगड़ी अय्यारी चल रही है। दरबार में पहले से मौजूद बलवंत, ये व्यापारी और ख़ुद को नज़ारा सिंह कहने वाला ये आदमी सभी दुश्मन के अय्यार है। इन सबों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सब अपने अपने उद्देश्य से यहाँ दरबार में आए हैं। 12वां बयान। हम ये नहीं कह सकते कि विजय गुरबचन सिंह के हाथ कहाँ से लग गया। हम इस समय केवल ये लिख रहे हैं जो हम इस समय अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विजय इस समय गुरबचन सिंह के साथ है। विकास इत्यादि पता नहीं कहाँ है। विजय, विकास और गौरव इत्यादि से किस तरह अलग हुआ, ये हम आगे के किसी बयान में बताएंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि विजय गुरबचन सिंह के साथ है और गुरबचन सिंह उसे पढ़ने के लिए एक मोटा और हस्तलिखित ग्रंथ दिया है। ग्रंथ देते समय उनके बीच क्या बातें हुई हैं, ये आप तीसरा भाग पढ़कर ही पता लगा सकते हैं। यहाँ केवल इतना ही कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में उस समय की घटनाएं लिखी हैं जब विजय देव सिंह था। जिस तरह अपने सब कामों को छोड़कर विजय अपने पूर्व जन्म के विषय में लिखा गया ग्रंथ पढ़ रहा है, आइए हम भी उसके साथ सब कुछ भुलाकर इस ग्रंथ को पढ़ें। हम देखते हैं कि पिछले जन्म में विजय ने क्या क्या किया। प्रिय पाठकों, अब हम आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी में ले जा रहे हैं जो विजय और अल्फांसे के पूर्व जन्मों की कहानी है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि देव सिंह नामक चरित्र विजय का है और शेर सिंह उस जन्म का अल्फांसे है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये कहानी आपको अपनी दिलचस्पियों में बहा कर ले जाएगी। आज यानी इस आधुनिक युग में तो जासूसी होती है, वह वैज्ञानिक आधारों पर होती है। आज का जासूस विभिन्न प्रकार के शस्त्र रखता है। आज आदमी की बहादुरी और प्रतिभा कम रह गई और वैज्ञानिक शस्त्रों का बोलबाला है। आज अगर किसी के पास बम है तो वह अकेले ही पूरी बहादुर फौज से विजयी हो सकता है, मगर उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था। अय्यार लोग अपनी बुद्धि, बहादुरी और प्रतिभा के बल पर ही कैसे कैसे कमाल कर दिखाते थे। यही सब इस कथानक में। हम समझते हैं कि आपको जासूसी साहित्य का वास्तविक आनंद इसी कथानक से प्राप्त होगा। आज के युग में आदमी से अधिक विज्ञान का महत्व है। एक अपाहिज और अनाड़ी आदमी एक बम गिराकर पूरी फौज को नष्ट कर सकता है। मानव प्रतिभा की कसौटी तो तभी हो सकती है जबकि मानव केवल अपनी प्रतिभा से सामने आए। इस कहानी में पात्र केवल अपनी मानव शक्ति का प्रयोग करता है। एक से एक चालाक आदमी आपके सामने आएगा। इस सारे कथानक में आपको बुद्धि का कौशल मिलेगा। दावा तो हम नहीं करते, किंतु यह आशा अवश्य है कि आपको विजय के पूर्व जन्म की इस कहानी में पूर्ण दिलचस्पी होगी। ये किस्सा उस समय का है जब भरतपुर नामक रियासत राजा सुरेंद्र सिंह के कब्जे में थी। यह रियासत पूरब दिशा की ओर है। यहाँ एक विशाल किला बना हुआ है जिसे राजमहल कहा जाता है। भरतपुर रियासत कई सौ बीघे में फैली हुई है। राजधानी के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिन पर चढ़कर
किसी इंसान के राजधानी में दाखिल होने की कल्पना भी मुमकिन नहीं है। राजधानी का केवल एक बड़ा फाटक है, जिसे अगर बंद कर दिया जाए तो पूरी फौज भी मिलकर उसे नहीं खोल सकती। कहने का मतलब यह है कि पूरा भरतपुर ही एक सुदृढ़ किला है, जिसमें दुश्मन का जबरन दाखिल नहीं हो सकता। हालांकि भरतपुर की सीमाएं उस महल के चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई हैं, किंतु इस समय, जिस समय का हम जिक्र कर रहे हैं, एक तरह से सुरेंद्र सिंह के कब्जे में केवल वह महल ही रह गया। भरतपुर के दक्षिण तक दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है। पश्चिम की तरफ दूर दूर तक पहाड़ियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। खैर, अधिक भौगोलिक स्थिति का वर्णन करके हम अपने प्यारे पाठकों का समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम शीघ्र ही अपने मुख्य विषय पर आते हैं, क्योंकि इस दूसरे भाग में पाठकों को पूरी कहानी समझानी है और हमारे पास स्थान कम है। आज हम भरतपुर में अजीब आतंक अनुभव कर रहे हैं। सॉरी। सड़कें, गली चौराहे आदि सूने, बाजार बंद हैं। अधिकांश आदमी घरों में घुसे। सड़क अथवा गलियों में केवल सैनिक ही नजर आते हैं। भरतपुर का बाहरी फाटक इस समय बंद है। अंदर चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ था, मानो कोई बड़ा भारी मातम मनाया जा रहा हो। अपने अपने घरों में बंद हर एक का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। इस सब का क्या सबब है, यह आप राजा सुरेंद्र सिंह और उनके अन्य सहयोगी पात्रों की वार्ता से समझ सकेंगे। आइए, इस शहर में छाए हुए इस सन्नाटे को छोड़कर महल के उस सजे हुए हॉल कमरे का हाल देखते हैं। इस समय वहाँ 5 आदमी मौजूद हैं। राजा सुरेंद्र सिंह, उनका दारोगा जसवंत सिंह, सुरेंद्र सिंह का भाई हरनाम सिंह, उनका लड़का बलराम और एक अय्यर जिसका नाम गोपाल दास है। इन पांचों के ही चेहरों पर इस समय हम चिंता के गहरे भाव देखते हैं। सुरेंद्र सिंह की स्थिति तो यहाँ तक खराब है कि उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। सुरेंद्र ने अपने दोनों हाथ पीठ पीछे बांध रखे हैं और बेकरारी के आलम में घूम रहे हैं। बाकी चारों गर्दन झुकाए खड़े हैं। इस कमरे में भी यह चुप्पी छाए हुए कम से कम 30 संयंत्र गुजर गए। वहाँ की स्थिति से इतना अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं कि उन सभी के सामने कोई समस्या है। उस समस्या का समाधान किसी की समझ में नहीं आ रहा है। सभी चिंतित एवं परेशान हैं। क्या करें, हम कैसे अपनी इज्जत बचाएं? बेचैनी में राजा सुरेंद्र स्वयं ही बुदबुदा उठते हैं। अगर आप मेरी बात माने तो मैं एक बात कहूँ महाराज, दारोगा जसवंत सिंह कहता है। उसकी आवाज़ सुनते ही सुरेंद्र सिंह एकदम उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, जसवंत, हम सच कहते हैं, अगर तुम हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दोगे तो हम तुम्हारे लिए अपना खजाना खोल देंगे। मेरे ख्याल से फाटक खोल देना ही उचित होगा महाराज, जसवंत ने कहा। क्यों बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो जसवंत? सुरेंद्र सिंह के भाई यानी हरनाम सिंह क्या उठते हैं। क्या तुम भूल गए कि भरतपुर के चारों ओर चंद्रदत्त की कितनी सेना पड़ी है? हर हालत में उनकी सेना हमसे चौगुनी और शक्तिशाली है। उन्होंने हम पर हमला किया। हमारा अधिकांश राज्य उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब केवल ये राजधानी ही तो बची है। वह तो राजधानी के चारों ओर की दीवार और फाटक इतना मजबूत है कि चंद्रदत्त के आदमी यहाँ नहीं आ सकते। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि फाटक खोलते ही चंद्रदत्त की फौजें अंदर घुस आएंगी। हमारे पास इस समय इतनी शक्ति नहीं है कि हम चंद्रदत्त का मुकाबला कर सकें। कठिनता से 1 घंटे बाद ही राजधानी को भी विजयी कर लेंगे। और इससे आगे कहते कहते हरनाम सिंह स्वयं रुक गए। नहीं नहीं, एकदम घबरा कर बोले सुरेंद्र सिंह, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन महाराज, इस तरह हम कब तक समय काट सकेंगे? जसवंत सिंह ने कहा। इसी स्थिति में आज हमें पूरे 4 महीने हो गए। 4 महीने से चंद्रदत्त की सेनाएं राजधानी को घेरे पड़ी हैं। फाटक उसी समय से बंद है। राजधानी की प्रजा के लिए खाद्य सामग्री भी समाप्त हो चुकी है। अगर हम फाटक नहीं खोलेंगे तो हमारी प्रजा और हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस मौत से तो लड़ते लड़ते मर जाना बेहतर है महाराज। लेकिन हमारे बाद वे कांता, और कुछ कहते कहते स्वयं ही रुक गए सुरेंद्र सिंह। समस्या वहीं की वहीं है पिताजी, बलराम सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से कहा। हम इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकते। आज पूरी राजधानी को 4 दीवारी में कैद हुए 4 महीने बीत गए। खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी है। फाटक खोला जाएगा तो चंद्रदत्त की सेनाएं या कत्लेआम कर देंगे। निश्चय ही हमारी पराजय है। दूसरी तरफ अगर हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो हमारे साथ साथ प्रजा भी भूख से मर जाएगी। हमारी हर तरफ मौत है, हम बच नहीं सकते। इससे अच्छा है हम कांता को। हाँ हाँ, बलराम सिंह कहो। उसके अटकने पर सुरेंद्र सिंह बोले, चुप क्यों हो गए? बोलो, कांता के बारे में क्या कहना चाहते थे? पिताजी, हिचकिचाता हुआ बोला बलराम, क्यों ना हम कांता को मारकर जड़ी खत्म कर दें? बलराम, चीख पड़े सुरेंद्र सिंह, जुबान को लगाम दो वरना हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कांता हमारी बेटी है और हम उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर घोर आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारी तो बहन है कांता, तुम भला कांता के बारे में ऐसा किस तरह सोच गए? कांता हमारी बेटी है। हम सब प्राण दे देंगे, चाहे हमारी रियासत में कत्लेआम मच जाए, परंतु हम कांता पर किसी तरह की आँच नहीं आने देंगे। हम अपनी रियासत की आहुति दे देंगे, किंतु उन दुष्टों को कांता तक हरगिज़ नहीं पहुँचने देंगे। कुंवर साहब, क्या कांता के सगे भाई या भैया?
हरनाम सिंह बलराम को घूरता हुआ सुरेंद्र सिंह से बोला, कांता आपकी पहली पत्नी की लड़की है और कुंवर साहब दूसरी पत्नी के। अगर ये कांता के सगे भाई होते तो ऐसा हरगिज़ नहीं कह सकते थे। आप लोग मेरी बात समझे नहीं और मुझ पर तोहमत लगाने लगे, कुंवर बलराम सिंह ने कहा। कहने को हम सौतेले ज़रूर हैं, लेकिन कांता को सगे से भी बढ़कर प्यार करते हैं। हमारा कहने का मतलब यह था कि यह सारा बखेड़ा केवल कांता के कारण हो रहा है। चंद्रदत्त ने कांता की वजह से ही हम पर चढ़ाई की है। उसकी मांग है कि हम कांता को उसके हवाले कर दें, तो वह न केवल हमारी राजधानी के चारों ओर से सेना हटा लेगा, बल्कि हमारा वह राज्य भी हमें लौटा देगा जो उसने आज तक हमसे जीता है। वह कांता को लेकर राजगढ़ लौट जाएगा और हमसे संबंध कर लेगा। अगर हम चंद्रदत्त को ये जता दें कि हमने कांता को मार दिया है, तो वह वापस जा सकता है, क्योंकि केवल कांता के कारण ही तो उसने हम पर चढ़ाई की है। मेरा मतलब असली कांता को मारने से नहीं था, बल्कि किसी तरह चंद्रदत्त को इस वहम में डाल देने से था। मतलब ये कि आप किसी और लाश को कांता की लाश बनाकर चंद्रदत्त के सामने भिजवाना चाहते हैं। अय्यार गोपाल दास बोला, जी हाँ, मगर आप ये भूल गए कुंवर साहब कि चंद्रदत्त और चंद्रदत्त के अय्यार इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे इतने थोते धोखे में आ जाए। वह पहचान जाएंगे कि हम उन्हें धोखा देना चाहते हैं। ऐसा हो सकता तो हम कभी की एक नकली कांता बनाकर उनके पास भेज चुके होते। तो फिर क्या किया जा सकता है। अंत में बलराम भी घूमकर वहीं आ गया। एक बार पुनः कमरे में सन्नाटा छा गया। इस बार ऐसा लगता था कि सुरेंद्र सिंह को बहुत ही गंभीर बात सोच रहा। कुछ शायद तक वे सोचते रहे, फिर गर्दन उठाकर पत्थर से कठोर स्वर में बोले, लेकिन अगर असली कांता को मार दिया जाए तो क्या? एकदम सभी बुरी तरह चौंक पड़े। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा सुरेंद्र सिंह का चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। आंखें सुर्ख होकर जैसे पथरा गई थी, जबड़े भिज गए थे। उसी सख्त सर में वे बोले, हम ठीक कहते हैं। यह हमारा दिल जानता है कि हम कांता को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझते हैं, किंतु केवल एक कांता के कारण हज़ारों आदमियों का कत्लेआम हो जाए, ये भला कहाँ तक न्याय लगता है। सब हमें यही कहेंगे कि अपनी लड़की के लिए राजा सुरेंद्र सिंह ने हज़ारों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। हम जीती कांता को चंद्रदत्त को नहीं सौंप सकते। अगर हम राजा की दृष्टि से देखें तो यही उचित होगा। हम कांता को मारकर उसकी लाश चंद्रदत्त के पास पहुंचा देंगे। हम स्वयं भी आत्महत्या करके अपना राज्य चंद्रदत्त को। नहीं महाराज, गोपाल दास एकदम बोला, यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगा। ऐसा फैसला एकदम गलत है। तो हम क्या करें गोपाल दास? एकदम माथे पर हाथ मारकर रो पड़े सुरेंद्र सिंह। क्या करें हम? तुम तो अय्यार हो, तुम ही कोई तरकीब सोचो। ऐसे विकट समय में अपनी अय्यारी का कोई कमाल दिखाओ। सच कहते हैं, हम अपना सारा खजाना तुम्हारे नाम लिख देंगे। अय्यार केवल युद्ध से पहले कुछ कर सकता है महाराज, गोपाल दास बोला। जब युद्ध छिड़ जाता है तो सेनाएं काम करती हैं। हम भला इस स्थिति में क्या अय्यारी दिखा सकते हैं? अय्यार मोर्चा लगने से पहले कुछ कर सकता है, बाद में नहीं। अभी गोपाल दास की बात का कोई जवाब भी नहीं दे पाया था कि एक नया आदमी कमरे में दाखिल हुआ। यह आदमी बेहद सुंदर एवं आकर्षक था। लंबा कद, कसरती बदन, नीली आंखें, गोरा रंग। वह अचकन पाजामा और कमरबंद पहने तथा मुंडासा बांधे हुआ था। वह ढाल, तलवार और तीर कमान के साथ साथ कई किस्म के हरवे से भी सजा हुआ था। उसके दाखिल होते ही सुरेंद्र सिंह उसकी ओर लपक कर कहते हैं, शेर सिंह आओ, तुम हमारी रियासत के सबसे बड़े अय्यार हो। तुम ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने में हमारी कुछ मदद करो। मैं यही सोच कर आया हूँ महाराज, शेर सिंह सुरेंद्र सिंह के समीप पहुंचकर कहता है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मेरे दिमाग में एक अय्यारी आई है। ईश्वर ने चाहा तो वे सफल भी हो सकती है। अगर सफल ना हो सकी तो मैं आपको कभी अपनी सूरत ना दिखाऊंगा। सच शेर सिंह, क्या तुम सच कहते हो? सुरेंद्र सिंह एकदम खुशी से उछल पड़े। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने अपने हाथ में जो भी कुछ लिया उसे सफल करके दिखाया है। मगर अगर तुम इस काम में सफल हो गए शेर सिंह, तो सच जानना, हम सारे जीवन के लिए तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। जीवन में हमसे जो मांगोगे वही देंगे। हम तुम्हारी किसी बात को नहीं टालेंगे। तुम हमारा ये काम कर दो शेर सिंह, सच कहते हैं हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। जल्दी बताओ वो क्या तरकीब है। तुम बिना लड़ाई के किस तरह समस्या को सुलझा सकते हो? बात तकलीफ में बताने की है महाराज, शेर सिंह ने कहा। कृपया आप मेरे साथ अंदर वाले कमरे में चलिए। इस तरह शेर सिंह राजा सुरेंद्र सिंह को अलग कमरे में ले गया। अन्य सभी यही सोचते रहे कि आखिर शेर सिंह ऐसी क्या तरकीब लाया जिससे वह बिना युद्ध कही चंद्रदत्त की सेना को राजधानी के चारों ओर से हटा सकता है। उनमें से कोई भी शेर सिंह और राजा सुरेंद्र सिंह की बात को नहीं सुन सका, किंतु सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों कि क्या कोई ऐसी तरकीब हो सकती है। किंतु इसका जवाब उनमें से किसी के पास नहीं था। 13वां बयान। कृष्ण पक्षी की काजल सी काली रात्रि का तीसरा पहर प्रारंभ हो चुका है। चारों ओर अंधकार एवं सन्नाटे का साम्राज्य है। कहीं कोई प्रकाश अथवा ध्वनि उत्पन्न होने का साहस नहीं कर रही है। संपूर्ण किले पर सिपाही पहरा दे रहे हैं। राजधानी की उस दीवार पर भी सुरेंद्र सिंह के सिपाही पहरा दे रहे हैं जो राजधानी के चारों ओर खिंची हुई। यह दीवार कम से कम 200 हाथ ऊंची है।
200 हाथ ऊपर दीवार के सहारे सहारे एक बारादरी बनी हुई है। ये बारादरी दीवार के सहारे सहारे राजधानी के चारों ओर है। इसमें भी पूर्णतः अंधकार है, किंतु बारादरी के अंधकार में खड़े सिपाही चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहे हैं, किंतु उनमें से किसी को भी किसी प्रकार की रोशनी करने का हुक्म नहीं है, क्योंकि इससे राजधानी के बाहर पड़ी चंद्रदत्त की सेना जान लेगी कि अंधेरे में पहरेदार खड़े। ऐसे समय में बारादारी में एक रहस्यमयी आदमी नजर आता है। अंधेरा होने के कारण हम उसका चेहरा तो नहीं देख सकते, अलबत्ता हम उसे एक साई के रूप में स्पष्ट देख सकते हैं। इस घोर अंधेरे में हम उसे पहचान नहीं पा रहे, अतः समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके लिए क्या लिखे। सहूलियत के लिए इस समय हम उसे आदमी ही लिखते हैं। वह कौन है ये तब देखा जाएगा जब हम उसे पहचान लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि वह आदमी तेज तेज कदमों से बारादरी में बढ़ा चला जा रहा है। अंधेरे में खड़े सिपाही उसे रोकते हैं तो वह कहता है, हम हैं। इतना सुनते ही सिपाही उसके रास्ते से हट जाते। इसी तरह प्रत्येक सिपाही से कहता हुआ वह आगे बढ़ता जाता है। इस समय वह धरती से 200 हाथ ऊपर बारादरी में वह राजधानी से बाहर देखता। कई स्थानों पर अलाव जल रहे। इसका मतलब चंद्रदत्त की सेना के कुछ लोग रात का पहरा देते हुए हाथ ताप रहे हैं। सारी स्थिति को देखता हुआ वह आदमी बारादरी के एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। यहाँ उसके आसपास कोई भी सैनिक नहीं है। वह सावधानी के साथ अपने बटुए में हाथ डालता है। जब उसका हाथ वापस आता है तो उसके हाथ में एक कागज दबा हुआ होता है। वह आदमी धीरे से उस कागज को दीवार के पार बाहर उस तरफ फेंक देता है जिस तरफ चंद्रदत्त की सेना पड़ी है। उसके आसपास अंधेरा होने के सबब से हमारे अतिरिक्त इस रहस्यमय आदमी को इस अनोखी हरकत को अन्य कोई भी नहीं देख पाता। अभी तो हम नहीं कह सकते कि ये रहस्यमय आदमी कौन है और उसकी इस अजीब हरकत का मतलब क्या है। हम ये भी नहीं कह सकते कि जो कागज इसने सबकी नज़र से बचाकर बाहर की ओर फेंका उसमें क्या लिखा। आइए आइए हम इसका पीछा छोड़कर ये देखते हैं कि इसका फेंका हुआ कागज किसके हाथ लगता है। शायद हमें उस कागज में लिखा मजमून भी पता लग सके और कदाचित इस आदमी ने उस कागज में अपना नाम भी लिखा हो। दीवार के ऊपर बनी बारादरी के जिस स्थान से उस रहस्यमय आदमी ने कागज फेंका है, ठीक उसके नीचे दीवार के सहारे बाहर की ओर अंधेरे में एक आदमी खड़ा। उसके खड़े होने के ढंग से ऐसा प्रतीत होता है मानो इस समय उसे किसी होने वाली घटना का इंतजार है, किंतु अंधेरा होने के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पाता। अचानक उसके समीप ही एक ऐसी आवाज़ होती है जैसे आसमान से कोई छोटा सा पत्थर आकर धरती पर गिरा हो। आवाज़ सुनते ही वह आदमी सतर्क हो जाता है, मानो उसे इसी बात का इंतजार था। वह तुरंत आवाज़ की दिशा में बढ़ता है, टटोलता है, किंतु उसके हाथ वह पत्थर नहीं लगा जो ऊपर से आकर उसके आसपास ही अंधेरे में कहीं गिरा। इस परेशानी में हमें उस आदमी का चेहरा चमक रहा है और हम इसे पहचानते भी, अतः पाठकों को भी हम इसका नाम बता देना अपना फर्ज समझते हैं। इसका नाम नलकू राम है और यह राजा चंद्रदत्त की अय्यार मंडली का एक अय्यार है। फिलहाल हमारे पाठकों के लिए नलकू के बारे में बस इतना ही जानना पर्याप्त है। मोमबत्ती के प्रकाश में वह ऊपर ले आए हुए पत्थर को ढूंढने लगा। जल्दी उसे एक छोटा सा पत्थर मिल गया जिसके चारों ओर एक कागज लिपटा हुआ था। अब शायद पाठक समझ गए होंगे कि ऊपर से उस आदमी ने कागज को इस छोटे पत्थर में लपेटकर फेंका था। नलकू ने वह कागज में लिपटा पत्थर उठाया और अपने बटुए में डाल लिया। मोमबत्ती बुझा दी और वह एक तरफ बढ़ गया। नलकू ने वह कागज में लिपटा पत्थर उठाया और अपने बटुए में डाल लिया। मोमबत्ती बुझा दी और वह एक तरफ बढ़ गया। अभी वह अधिक दूर नहीं बढ़ पाया था कि अचानक अंधेरे में से किसी आदमी ने झपटकर उसे दबोच लिया। नलकू ने चीखना चाहा मगर असफल रहा, क्योंकि उसे दबोचने वाले का हाथ उसके मुंह पर था। नलकू ये भी ना जानता था कि उसके हाथ में बेहोशी की बुकनी भी थी। वह बेहोश हो गया। वह आदमी जिसने नलकू पर हमला किया था अंधेरा होने के बावजूद भी अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए था। उसने जल्दी से नलकू की गठरी बनाई और चुपचाप एक तरफ को चल दिया। इस समय वह एक डेरे की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वह उस डेरे में पहुंच गया। डेरे के अंदर एक चिराग जल रहा था और धरती पर बिछी दरी पर केवल एक आदमी बैठा था और वह आदमी सुरेंद्र सिंह का यार गोपाल दास था। उसने पूछा, ये तुम किसे बांध लाए शेर सिंह? नकाबपोश जो वास्तव में शेर सिंह ही था ने अपना नकाब उतार दिया और बोला, ये चंद्रकांत का यार नलकू है। ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गया? मैं अपने काम से गया था, शेर सिंह ने कहा। मैंने सोचा था कि दीवार के सहारे सहारे खुद को अंधेरे में छुपाकर वहां तक पहुंचूं ताकि चंद्रदत्त के सैनिकों की नज़रों से बच सकूं। तुम्हें तो मालूम है कि बाहर की तरह अंधेरा, अपने आसपास का आदमी नजर नहीं आता। मैं अंधेरे में ही था कि किसी पत्थर के धरती पर गिरने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं एकदम सांस रोककर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद देखता हूँ कि इसने यानी नलकू ने मोमबत्ती का प्रकाश करके धरती पर कुछ ढूंढने का प्रयास किया। अंत में इसने कागज में लिपटा एक पत्थर उठाकर बटुए में डाला। कागज में लिपटा पत्थर? हाँ,
इस कागज़ में किसी ने कुछ लिखा है, शेर सिंह ने बताया। मुझे लगता है कि राजधानी के अंदर का कोई आदमी राजा चंद्रदत्त से मिला हुआ है। वह अंदर की खबर हर रात को इसी तरह चंद्रदत्त तक पहुंचाता हो। नलकू इस स्थान पर खड़ा हुआ इस पत्थर के गिरने का इंतजार कर रहा था। निश्चय ही ये पत्थर ऊपर बारादरी में से किसी ने फेंका है। वह गद्दार हर रात को संदेश इसी का बाहर चंद्रदत्त तक पहुंचाता। लेकिन वह गद्दार कौन हो सकता? कोई भी हो, लेकिन गद्दार है ज़रूर। शेर सिंह दौड़ सर में बोला। इसके बटुए से निकाल कर वह कागज़ पढ़ते हैं, शायद कुछ पता लगे। इस तरह बेहोश नलकू के बटुए में से कागज़ में लिपटा पत्थर निकाला गया। हम पाठकों को यहाँ इस समय तो ये नहीं बता सकते कि गोपाल दास और शेर सिंह इस समय यहाँ किस तरह आ पहुँचे। समय मिलने पर यह स्पष्ट करेगी। पहले इस कागज़ में लिखे मजमून को जल्द पढ़ लें। श्री चंद्रदत्त जी, उम्मीद है आपको मेरा कल वाला पत्र भी प्राप्त हो गया होगा। आज एक खास बात मैं पत्र में लिख रहा हूँ। ये तो कल के पत्र में लिख ही चुका हूँ कि यह खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी है, अतः अब हमारा सुनहरा दिन करीब आता ही जा रहा। आज मैं इस पत्र में आपके लिए एक बहुत ही मुख्य बात लिख रहा हूँ। भाई ये कि आज परेशान होकर सुरेंद्र भैया कांता को मारने के लिए तैयार हो गए। किंतु इस बात की चिंता मत करना, ये तो खैर मैं नहीं होने दूंगा। किंतु विशेष रूप से चिंता का कारण शेर सिंह है। उसका कहना है कि वे अपनी अय्यारी के बल पर बिना लड़े आपको राजधानी के बाहर से ही नहीं बल्कि भरतपुर के बाहर कर देगा। उसका कहना है कि उसके दिमाग में एक ऐसी तरकीब आ चुकी है जिस तरकीब से वह अकेले ही आपको इस हद तक विवश कर देगा कि आप स्वयं ही भरतपुर से अपनी सेना को लेकर बाहर निकल जाएंगे। ये तो मैं भी नहीं समझ पाया कि ऐसी उसके पास कौन सी तरकीब होगी, परंतु ये बात आप भी जानते हैं कि शेर सिंह कितना चतुर अय्यार है। उसने अपने दिमाग की योजना सबके सामने नहीं बताई, बल्कि राजा को तकलीफ में ले जाकर बताई है। मैं इस पत्र में ये तो नहीं लिख पा रहा हूँ कि शेर सिंह किस तरह की अय्यारी करेगा, किंतु आपको सतर्क करता हूँ कि आप किसी तरह के धोखे में ना। बस याद रहे, चाहे जैसी भी परिस्थिति बन जाए, अगर आप यहाँ से अपनी फौज मत हटाना, अपने अय्यारों को सतर्क कर दीजिए। मैं फिर लिखता हूँ कि आप किसी तरह के धोखे में ना, वरना आप अपने लड़के शंकर दत्त को कभी कांता नहीं दे सकेंगे और मैं कभी भरतपुर का राजा नहीं बन सकूंगा। शेर सिंह की अय्यारी से सावधान, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, किंतु फौजें मत हटाना। इसी में मेरी और आपकी भलाई है। आपका दोस्त हरनाम सिंह। ओ, पूरा पत्र पढ़ने के बाद गोपाल दास बोला, तो हरनाम सिंह गद्दी के लिए अपनी भतीजी यानी कांता और भाई सुरेंद्र सिंह का ही दुश्मन बन गया। रुकावट के लिए खेद है। पिशाच की पत्नी रामकली के अपहरण करने के पीछे दुश्मन के अय्यारों का क्या उद्देश्य था, और वे किसके अय्यार थे? उमादत्त के, दलीप सिंह के, गौरव सिंह के या बेनजूर के? क्या वह रामकली असली थी जो पिशाच के कमरे में सोई हुई थी, या वह जिसे कुछ नकाबपोश अय्यारों ने अपहरण कर लिया था? रामकली की खाट के नीचे छुपा नकाबपोश कौन था? अर्जुन सिंह की लड़की प्रगति तथा उसके विश्वास पात्र अय्यार नानक को पिशाचनाथ ने कहाँ कैद करके रखा हुआ था? क्या प्रगति व नानक पिशाचनाथ की कैद से निकल सके? पिशाचनाथ टमाटर को देखकर क्यों घबरा उठता था? कमलदान में ऐसा कौन सा रहस्य था जो मेघराज उमादत्त का राज्य हड़पने से पहले उसे प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक समझता था? क्या मेघराज वह कलमदान प्राप्त कर सका? मेघराज ने राम रतन और चंद्रप्रभा को किस तिलिस्म में नजरबंद करके रखा था? बख्तावर सिंह को उमादत्त ने देश निकाला कर दिया था, क्या उन दोनों में समझौता हो सका? विक्रम सिंह उमादत्त का विश्वास पात्र अय्यार था या मेघराज का? पिशाचनाथ किसका साथ दे रहा था, दारोगा मेघराज का या बख्तावर सिंह का? क्या शेर सिंह चंद्रप्रभा को झांसा देने में सफल हो सका? जोरावर सिंह का क्या हुआ, क्या वह वास्तव में गद्दार था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो अनुत्तरित रह गए, उन सबके लिए आगामी भाग 3 और 4 अवश्य पढ़ें। 14वां ब्याह। भरतपुर की राजधानी के बाहर पड़े खेमों में से एक सबसे बड़ा खेमा है, हो भी क्यों नहीं, वह राजा चंद्रदत्त का खेमा जो है। उनका खेमा सिपाहियों के खेमों के बीच में है, ताकि कोई भी आदमी आसानी से राजा चंद्रदत्त तक ना पहुंच सके। मगर हम उसके अंदर तक पहुंच गए। वो देखो, डेरे के अंदर तेज रोशनी वाली कंदील जल रही है। इस समय डेरे में केवल 3 आदमी हैं, एक राजा चंद्रदत्त और शेष दोनों उनके पुत्र शंकरदत्त और बालीदत्त। शंकरदत्त उनका बड़ा बेटा है और बालीदत्त उनका छोटा बेटा। वे तीनों ही अभी तक जाग रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। आइए हम उनकी बातों को सुने। अब हमें अधिक दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा बेटे, चंद्रदत्त शंकरदत्त से कह रहे थे। कल संदेश आया था कि राजधानी के अंदर खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी है। अब या तो वे मजबूर होकर फाटक खोलकर युद्ध करेंगे अथवा भूख से मरेंगे। दोनों ही तरह से हमारी जीत है। हमने तुम्हारे लिए बहू के रूप में कांता को ही चाहा था, अब जल्दी हम उसे तुम्हारी पत्नी बना देंगे। ये तो मेरे प्रति आपका प्यार है पिताजी, शंकरदत्त सम्मान के साथ हाथ जोड़कर बोला। मैंने बड़ी हिम्मत करके आपके सामने अपना विवाह कांता से करने का प्रस्ताव रखा था। मैं तो डर रहा था कि कहीं आप मुझसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए आपसे न कहकर माताजी से कहा था। और फिर पिताजी तो पहले ही कांता को मेरी भाभी बनाने के लिए तैयार थे। मुस्कुराते हुए बालीदत्त बोले,
ये मेरा भाग्य था, शंकर दत्त ने कहा। मेरे ख्याल से आज तक किसी पिता ने किसी पुत्र को इस तरह दुल्हन न दी हो। खुद हमें तो अभी तक रणक्षेत्र में उतरना भी नहीं पड़ा। चंद्रदत्त बोले, अभी तक तो सिर्फ हमारे दारोगा जोरावर सिंह ने ही सब कुछ संभाल लिया। मानना पड़ेगा कि जोरावर सिंह बड़े काम का आदमी है। सारी सेना को उसने इस तरह अपने कहने में रख रखा है कि उसके आदेश पर सेना हर समय वार करने के लिए तैयार रहती है। जोरावर सिंह जैसे दारोगा किसी भाग्यशाली राजा को ही मिलते हैं। सारी सेना उसके कहने से इस तरह चलती है मानो भाई उनका राजा हो। उसी की वजह से हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से अलग ही बचे पड़े हैं। वह कैसी मुसीबत पिताजी? बालीदत्त ने पिता से प्रश्न किया। यही सेना की मुसीबत, राजा चंद्रदत्त बोले। हमारे साथ ये मुसीबत नहीं कि हम हर सिपा सालार को अलग अलग समझाते फिरें। हमें जो समझाना होता है जोरावर सिंह को समझा देते हैं, बस वह पूरी सेना को संभाल लेता है। सेना के लिए उसके लफ्ज़ हमारे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन पिताजी, एक तरह से देखा जाए तो ये गलत भी है, शंकर दत्त ने कहा। क्या मतलब? मेरे ख्याल से तो आपको सेना से खुद भी बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो सेना पर सारा अधिकार जोरावर सिंह का ही रहता है। हो सकता है कभी दारोगा के दिमाग में बदी आ जाए और वह सेना को आपके खिलाफ भड़का दे और खुद। हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाहते हो, राजा चंद्रदत्त मुस्कुराकर बोली। किंतु तुम अभी बच्चे हो। हम आदमी की परख अच्छी तरह जानते हैं। जोरावर सिंह ऐसा आदमी नहीं है। वह हमें राजा नहीं, अपना भगवान मानता है। हमसे गद्दारी का विचार उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता। उसी समय एक सिपाही डेरे में आया और सलाम करने के बाद बोला, महाराज, अय्यार नलकू राम आपसे मिलना चाहते हैं। इसके जवाब में चंद्रदत्त ने कहा, उसे भेज दो। फिर सैनिक के जाने के बाद अपने दोनों बेटों से बोला, लो, आज का संदेश भी ले आया नलकू। कुछ ही शायद बाद डेरे में नलकू दाखिल हुआ और फिर उसने सलाम किया। चंद्रदत्त ने पूछा, क्या मिला संदेश? नलकू ने चुपचाप कागज़ में लिपटा पत्थर चंद्रदत्त की ओर बढ़ा दिया। चंद्रदत्त ने पत्र खोला और फिर उसमें से 2 कागज़ निकाले। एक को अपने पास धरती पर रखकर दूसरा पढ़ने लगा। श्री चंद्रदत्ती, उम्मीद है आपको मेरा कल वाला पत्र भी प्राप्त हो गया होगा, किंतु आज मुझे एक चौंका देने वाली बात का पता लगा। जब से मुझे इस बात का पता लगा है, उसी समय से मेरा दिल बहुत परेशान है। बस ये समझ लीजिए कि हमारे सब किए कराए पर पानी फिर गया। जिसे आज से पहले हम अपनी जीत समझ रहे थे, आज पता लगा कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी बाजी हार हो। आपको शायद ये सुनकर यकीन नहीं आएगा कि इस समय हम दोनों की जान खतरे में। हम समझ रहे थे हम जीत रहे हैं, मगर सच जानिए कि हम दोनों खतरे में। हम सोच रहे थे कि हमने दुश्मनों को घेर रखा है, मगर वास्तविकता ये है कि हमारे दुश्मनों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। दुश्मन ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि किसी भी समय हम दोनों को ही नहीं, बल्कि शंकर दत्त और बालीदत्त को भी दुश्मन प्राणों से वंचित कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कल के पत्र में क्या लिखा था और आज एकदम से मैं क्या लिख रहा हूँ, किंतु हकीकत यह है कि जो इस समय लिख रहा हूँ, कल तक मैं और आप दोनों ही भ्रमित थे। हम सोच रहे थे विजय हमारे साथ, किंतु आज ही दिन में मुझे पता लगा कि हम बहुत बड़े खतरे में फंसे हुए। अब मैं उस मंडराते हुए खतरे का जिक्र करता हूँ। असल बात तो यह है कि आपका दारोगा यानी जोरावर सिंह सुरेन भैया से मिला हुआ है। सुरेन सिंह ने जोरावर को वचन दिया है कि वे कांता का विवाह जोरावर से कर देंगे। उसी लालच से जोरावर आपके खिलाफ हो गया। जोरावर का कहना है कि आपकी यानी चंद्रदत्त की सारी सेना उसके कहने पर चलती है। अंदर ही अंदर वे आपकी सेना को आपके खिलाफ भड़का चुका है। वह ठीक समय पर आपके खिलाफ सेना के साथ विद्रोह कर देगा। इस तरह सेना द्वारा विद्रोह कराकर सुरेन सिंह और जोरावर सिंह के बीच ये तय हुआ है कि वे आपको और आपके दोनों लड़कों को मार डालेगा। इस तरह सुरेन सिंह कांता का विवाह जोरावर से कर देंगे और आपकी मृत्यु के बाद आपके राजगढ़ का राजा जोरावर सिंह बन जाएगा। सुरेन भैया और जोरावर के बीच यही फैसला हुआ। सुरेन सिंह और जोरावर के बीच लगभग इसी तरह पत्र व्यवहार हो रहा है जिस तरह कि हम करते हैं। भैया का अय्यार शेर सिंह रात के अंतिम पहर में बारादरी से नीचे पत्थर में लपेट का पत्र जोरावर तक पहुंचाता। उसका जवाब जोरावर लिखता और सुरेन सिंह के पास पहुंच जाता। उसका तरीका यह है कि राजधानी की दीवार के पश्चिम और दक्षिणी दीवारों के कोने पर एक डोरी लटकी रहती है। जोरावर अपना खत उसी डोरी में बांध देता है और वह डोरी ऊपर खींच ली जाती है। ये सारी बात मुझे उस समय पता लगी जब सुरेन भैया और शेर सिंह तकलिये में बात कर रहे थे। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी थी। आपके विरुद्ध एक गहरी साजिश रची जा रही है। इस कागज़ के साथ ही मैं आपको एक कागज़ और भेज रहा हूँ। ये खत जोरावर सिंह का है, जो उसने परसों रात सुरेन भैया के पास भेजा था। मैंने बहुत कठिनाई से ये प्राप्त किया। आपके पास सबूत के तौर पर भेज रहा हूँ ताकि आप सारी साजिश से वाकिफ हो जाए। मेरा यह पत्र यहीं पढ़कर बंद कर दीजिएगा। पहले जोरावर वाला पत्र पढ़ें, उसके बाद मेरा शेष पत्र पढ़ें। मेरे इस पत्र के साथ ही जोरावर सिंह का पत्र यहाँ तक पढ़ते पढ़ते चंद्रदत्त के पसीने छूटता, दिल घबरा उठा, आंखों में चिंता की परछाइयाँ नृत्य करने लगी। उन्होंने कांपते हाथों से दूसरा कागज़ उठाया। सबसे पहले उन्होंने खत के नीचे नाम पढ़ा, जोरावर सिंह। पढ़ते ही उनका दिल धक्क से रह गया।
फिर उन्होंने साहस करके पत्र शुरू से पढ़ा। लिखा था, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी प्रणाम। मुझे आपका कल रात भेजा गया खत मिल गया है। मुझे खुशी है कि आपने मेरा प्रस्ताव मान लिया। अपने खत में मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा था कि इससे मैं आपकी पराजय निश्चित है। आप अब इस तरह अधिक दिनों तक फाटक बंद करके राजधानी में नहीं रह सकते, क्योंकि मैं जानता था कि राजधानी के अंदर केवल 40 दिन के लिए खाने की सामग्री थी और अब वह समाप्ति पर हो। अब या तो बेवश होकर आप राजधानी का फाटक खोलकर युद्ध करेंगे अथवा भूखे मरेंगे। दोनों ही तरह से आपकी पराजय निश्चित है। मैंने लिखा था कि अगर आप इस मुसीबत से बचना चाहते हैं तो केवल यही तरकीब है कि कांता से मेरा विवाह कर दें। चंद्रदत्त की सेना चंद्रदत्त के कहने से नहीं बल्कि मेरे कहने से चलती। मैं जानता हूँ कि कांता राजकुमारी, अतः आप उसका विवाह किसी राजकुमार अथवा राजा से ही करना चाहते हो। आप यकीन रखिए कि मैं जब चाहूँ सेना के साथ बगावत करके राजा चंद्रदत्त के सारे खानदान को खत्म करके खुद राजा बन सकता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे पहले पत्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए, यानी आप मेरे साथ कांता का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। आप निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका बाल विवाह कर सके। सारी सेना मेरे कहने में, अपने कल के पत्र में मैं पूरी तरकीब लिखूंगा, उसी के अनुसार काम कर। आप क्षत्रिय हैं और आपने मुझे वचन दिया कि कांता का विवाह मुझसे करेंगे, अतः क्षत्रिय धर्म से गिरे नहीं। अगर आप अपने वचन से फेरे तो उसका अंजाम भी आप जानते। कांता से विवाह करके मैं राजगढ़ का राजा बन जाऊंगा। इस तरह से भरतपुर के साथ साथ राजगढ़ भी आपका ही राज्य होगा। आपका भावी दामाद जोरावर सिंह। इस पत्र को पढ़कर तो राजा चंद्रदत्त की अजीब हालत हो गई। ऐसा लगता था जैसे वे अभी फूट फूट कर रो पड़ेंगी। उन्होंने पुनः हरनाम सिंह वाला खत उठाया और शेष पत्र पढ़ने लगी। लिखा था, आशा है मेरे ये शब्द आप उस पत्र को पढ़ने के बाद पढ़ जो जोरावर सिंह ने सुरेंद्र भैया को लिखा। इस पत्र को पढ़कर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जोरावर सिंह और सुरेंद्र सिंह के बीच आजकल किस तरह की बातें चल रही हैं। इन लोगों के बीच फैसला हो चुका है। वैसे तो सुरेंद्र भैया कांता की शादी जोरावर से करने के लिए तैयार होते अथवा नहीं होते, किंतु ये पत्र बताता है कि परिस्थितियों से मजबूर होकर वे ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है वह यही है कि जोरावर सिंह ने सुरेंद्र भैया को ठीक ही लिखा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप अपने दारोगा पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते। सारी सेना उसी के कब्जे में। वास्तव में उसने जो कुछ सुरेंद्र भैया को लिखकर भेजा है उसे वह आसानी से पूरा कर सकता है। पता नहीं सेना के साथ साथ आपके कौन कौन से अय्यार जोरावर सिंह से मिले हुए हो। मेरे विचार से तो इस समय यही उचित होगा कि आप ये प्रकट न करें कि आप जोरावर सिंह और सुरेंद्र सिंह की बातों से वाकिफ़ हैं। आप जोरावर सिंह से इस बात का जिक्र करने की भी कोशिश मत करना, वरना हम लोगों का अंत निश्चित है। जब सारी सेना ही उसके साथ है तो आप कर ही क्या सकेंगी। इससे अच्छा यह है कि इस समय जोरावर सिंह को छेड़ा ही ना जा। मेरे ख्याल से उसे इस समय छेड़ना अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। मुझे कितना दुख है कि मैं भरतपुर का राजा बनते बनते रह गया हूँ। कुंवर शंकर दत्त की इच्छा भी इस समय पूर्ण नहीं हो सकेगी, किंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इस समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। मेरी राय से आज सुबह होते ही यह घोषणा कर दें कि आपने भरतपुर जीतने और शंकर दत्त का विवाह कांता से करने का विचार त्याग दिया, अतः सुबह ही बिना कोई कारण बताए कूच का हुक्म देगा। इस तरह जोरावर सिंह और सुरेंद्र भैया की साजिश बीच में ही फेल हो जाएगी और आप अपने राजगढ़ में पहुंचकर अपने ढंग से जोरावर से निपट सकते हैं। उसके बाद आप सेना को अपने वश में करके कुछ दिनों बाद पुनः पूर्ण शक्ति से भरतपुर पर हमला कर सकते हैं। इस तरह हमें अपना उद्देश्य पूरा करने में कुछ देर तो अवश्य लगेगी, मगर सफल हो जाएंगे। अगर हमने जल्दबाजी की तो न केवल असफल होंगे बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। मेरी राय तो यही है, अब उससे मानना ना मानना आपके अख्तियार में। आपका दोस्त हरनाम सिंह। चंद्रदत्त ने पूरा पत्र पढ़ लिया और कुछ देर तक अपने हवा में चकराते दिमाग पर काबू पाने का प्रयास करता रहा। काफ़ी देर बाद वे खुद संयंत्र कर सके। शंकर दत्त और बाली दत्त भी ऐसी स्थिति देखकर घबरा गए। उन्होंने एकदम पूछा, क्या हुआ पिताजी, इन खतों में क्या लिखा है? कुछ नहीं बेटे, जोरावर सिंह विभीषण बन गया। बुरी तरह परेशान राजा चंद्रदत्त बोले, और उन्होंने सब कुछ अपने दोनों लड़कों नलकू राम को भी बता दिया। नलकू भी वहीं उनके पास बैठ गया था। सब कुछ सुनने और दोनों पत्र पढ़ने के बाद उन तीनों के चेहरों से भी चिंता टपकने लगी। शंकर दत्त बोला, मैं पहले ही कहता था पिताजी, हमें जोरावर सिंह पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था। वो कमबख्त कांता के चक्कर में। कांता सुंदरी इतनी है कुंवर साहब कि उसके लिए कोई भी पुरुष जो भी कर दे वह कम है। नलकू बोला, आज का हर जवान आदमी अपनी पत्नी के रूप में केवल राजकुमारी कांता को ही देखना चाहता। हम लोगों ने भरतपुर पर हमला केवल कांता के लिए किया था। उसी कांता को प्राप्त करने के लिए जोरावर से हमसे गद्दारी कर बैठा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, कांता है ही ऐसी रूपा। इन बातों को छोड़ो नलकू, परेशान चंद्रदत्त बोले, अब तो आगे की सोचो। हम समझते हैं इस समय हमारे पास तुम ही एक वफादार अय्यार, अन्य किसी से तो हम ये भेद कह भी नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कौन सा अय्यार जोरावर सिंह से मिला हुआ।
शुरू से तुम ही हमारे विश्वास पात्र। तुम ही अपने अय्यारी के दिमाग से सोचकर कुछ ऐसी तरकीब बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कल तक हमें अपनी विजय में किसी तरह का संदेह नहीं था, मगर आज लगता है कि हमें अपनी जान भी बचाना भारी है। कुछ बताओ नलकू, इस समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए महाराज कि जोरावर सिंह गद्दारी कर भी रहा है या नहीं। नलकू राम बोला, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा जाल दुश्मनों के अय्यारों का बिछाया हुआ वे आप में और जोरावर सिंह में फूट डलवाना चाहते हैं ताकि आप खुद ही अपनी फौजें यहाँ से हटा लें। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे नलकू। चौंक कर राजा चंद्रदत्त बोले, भला ऐसा कैसे हो सकता है? खुद जोरावर सिंह के हाथ का लिखा खत हमारे पास है। ये तो मैं नहीं कह सकता महाराज, नलकू ने कहा। इसमें दुश्मन के अय्यारों की क्या चाल हो सकती है ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु इन खतों में कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं जिसकी जांच करके हम सत्यता का पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि जोरावर सिंह धागे में बांधकर खत सुरेंद्र सिंह के पास पहुंचा था। आज की रात ही हम जांच कर सकते हैं कि ऐसा है भी अथवा नहीं। दूसरी बात यह कि हम गुप्त ढंग से जोरावर सिंह के डेरे की तलाशी भी ले सकते हैं। अगर वास्तव में ये सुरेंद्र सिंह के अय्यारों की अय्यारी नहीं है तो हमें जोरावर सिंह के डेरे से सुरेंद्र सिंह का एकाक खत जरूर मिलना चाहिए। शायद तुम ठीक कहते हो, चंद्रदत्त बोले, लेकिन क्या तुम अकेले आज की शेष रात में इतना सब कुछ काम कर सकोगे? आपके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाना मेरा धर्म है महाराज, नल को पूरा वफादार बनकर बोला। वैसे मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है कि ये सब कुछ सुरेंद्र सिंह का यारों की अय्यारी हो, क्योंकि सबसे पहले तो सोचने की बात यही है कि वे महल से बाहर कैसे आ सकता, किंतु फिर भी अय्यारों पर क्या भरोसा। दूसरी तरफ खुद जोरावर की लिखाई का ये पत्र कौन लिख सकता। तीसरी बात यह कि खुद मुझे भी इस बात का यकीन है कि जोरावर कांता को और राजगढ़ को पाने के लिए सब कुछ कर सकता है, परंतु फिर भी अपनी बात की पुष्टि कर लेने में क्या हर्ज है। तुम ठीक कहते हो नलकू, तुम जाकर जल्दी से अपनी अय्यारी का कोई कमाल दिखाओ। चंद्रदत्त ने उसे आज्ञा थी। नलकू सलाम करके डेरे से बाहर निकल गया। राजा के डेरे के आसपास कई अलाव जल रहे थे। खास राजा के डेरे के चारों ओर जलते इन अलावों का एक सबब यह भी था कि अंधेरे का लाभ उठाकर कोई सिपाहियों की नज़र छुपकर महाराज के डेरे तक न पहुंच सके। नलकू डेरे से बाहर निकला, उसे किसी ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। सभी सैनिक जानते थे कि नलकू चंद्रदत्त का खास अय्यार है। वे तो नहीं जानते, किंतु हम जानते हैं कि हमारे पाठक बहुत पहले समझ चुके हैं कि नलकू असली नलकू नहीं है, बल्कि सुरेंद्र सिंह का अय्यारों में से कोई। जहाँ तक हमारा ख्याल है बहुत से पाठक इसका नाम भी समझ गए। जो नहीं समझे उन्हें हम बता देते हैं। नलकू के वेश में इस समय शेर सिंह महाराज है। हमारा ये दिलेर अय्यार दुश्मनों की सेनाओं के बीच है। उसके प्राण इस समय हथेली पर हैं। अगर ये भेद खुल जाए कि वह शेर सिंह है तो उसकी हड्डियों का भी पता न लगे। शेर सिंह के मालिक यानी राजा सुरेंद्र सिंह को इस युद्ध में विजयी होने का स्वप्न भी नहीं है। हारी हुई बाजी को हमारा ये दिलेर अय्यार अपने दिमाग का प्रयोग करके एक ही रात में किस तरह पलट रहा है वह आपके सामने। दुश्मनों की फौज में घुसकर शेर सिंह इतना सब कुछ कर रहा है और अभी तक चंद्रदत्त, शंकरदत्त और बालीदत्त के अलावा कोई ये भी नहीं जानता कि रात के इस अंधकार में, जबकि चारों ओर सन्नाटा है, हमारा अय्यार किस ढंग से बाजी पलट रहा है। यह सब कुछ केवल शेर सिंह की बुद्धि और दिलेरी के कारण हो रहा है। शेर सिंह अपना आधा रंग चंद्रदत्त पर चढ़ा चुका। आगे वह क्या करता है वह जरा ध्यान से पढ़ने की बात है। वो देखिए, नलको बना हुआ शेर सिंह किस तरह मस्ती के साथ दुश्मन के सिपाहियों के बीच से गुजर रहा। कुछ ही देर में वह उसी डेरे में पहुंच गया जहां इस समय गोपाल दास उसका इंतजार कर रहा है। इस समय गोपाल दास भी चंद्रदत्त के एक अय्यार सुखदेव के वेश में। असलियत यह है कि यह डेरा नलकू राम और सुखदेव का ही था। शेर सिंह और गोपाल दास ने अपने ढंग से उस पर कब्जा किया। असली सुखदेव और नलकू डेरे में एक तरफ चटाई में लिपटे पड़े और हमारे ये दिलेर अय्यार सुखदेव और नलकू बने हुआ। शेर सिंह के पहुंचते ही सुखदेव के वेश में बैठा गोपाल दास पूछता है, क्या रहा? सब कुछ ठीक चल रहा है, शेर सिंह खुश होते हुए कहता। चंद्रदत्त के साथ साथ उसके दोनों लड़के भी उन पत्रों के चक्कर में आ गए। उन्हें पूरा विश्वास है कि कांता को प्राप्त करने के लिए जोरावर सिंह ये सब कुछ कर सकता, परंतु अगली चाल चलने के लिए मैंने उससे ये कह दिया है कि हमें इन बातों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। अतः उन्होंने मुझे ही उस डेरे से पत्र निकालने के लिए भेजा। इसका मतलब अब सारा काम इस बात पर निर्भर करता है कि राजा साहब यानी सुरेंद्र से हमारे बताए हुए स्थान पर एक पत्र लिखकर डोरी से लटकाएं। गोपाल दास ने कहा, लटकाएंगे क्यों नहीं, मैं उन्हें तकलीफ में सबको समझाया आया था। शेर सिंह ने कहा, आज की रात डोरी में बांधकर जो पत्र मेरे बताए हुए स्थान पर उन्हें लटकाना है वह मैंने खुद ही उनसे लिखवाया था, यानी उस पत्र में लिखा मजमून मैंने खुद उन्हें लिख कर दिया था। लेकिन तुमने ये लटकाने का झंझट ही क्यों रखा? गोपाल दास बोला, अगर तुम महल से बाहर आती उसे अपने साथ ले आते तो इस समय महल की दीवार के करीब जाने की क्या जरूरत पड़ती? तुम यहीं से जाकर ये खत लिखा देते और चंद्र से कह देते कि तुम ये खत उसी डोरी से खोल कर लाए। बेकार, अगर सुरेंद्र सिंह किसी कारण से डोरी न लटका सके
तो सारी योजना ही असफल हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता गोपाल, शेर सिंह ने कहा। आज की रात सुरेंद्र सिंह का सबसे मुख्य काम यही है। अगर वे मर भी रहोगे तो वे पत्र डोरी में बांध कर लटकाएंगे ज़रूर, क्योंकि इस समय उन्हें मेरी तरकीब से ही कुछ आशाएं हैं। अगर मुझे पता होगा कि चंद्रदत्त खत ले आने के लिए डोरी के पास भी मुझे ही भेजेंगे तो मैं डोरी का चक्कर ही नहीं रखता, बल्कि तुम्हारे कहे अनुसार ही करता। पर मुझे क्या मालूम था कि चंद्रदत्त ये काम भी मुझे ही सौंप देगा। मैंने तो सोचा था कि यह काम वह चाहे किसी को भी सौंपे, डोरी में बंधा हुआ पत्र वही खोल कर लाए। लेकिन अब भी क्या बुराई है, न खुद डोरी में से वह खत खोलकर चंद्रदत्त के पास ले जाऊंगा। उसके बाद सुरेंद्र सिंह के हाथ के 2 पत्र चंद्रदत्त को और दिखाए जाएंगे। तुम ठीक कहते हो शेर सिंह, वास्तव में तुमने सारी योजना सोच समझ कर बनाई है। गोपाल दास बोला, अब इसमें शक नहीं रह गया है कि तुम सफल हो जाओ। कौन जानता है कि तुम इस अंधेरी रात में बाजी को किस तरह पलटते हो। वास्तव में एक बुद्धिमान आदमी रातों रात हारा हुआ जिद्द जीत सकता है। अब मैं चलता हूँ, शेर सिंह ने कहा। तुम पूरी तरह सतर्क यहीं पर रहो। इन दोनों में से अगर कोई भी होश में आए तो पुनः बेहोशी की बुकनी सुनाकर दुरुस्त कर देना। इतना कहकर शेर सिंह बाहर निकल आया। अब वह राजधानी की दीवार के पश्चिम और दक्षिण की दीवार के कोने की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे सैनिकों ने टोका, किंतु ये जानकर कि वह नलकूरा, सभी उसका रास्ता छोड़ देते थे। कुछ ही देर उपरांत वह दीवार के पश्चिम और दक्षिणी दीवार के कोने पर पहुंच गया। उसने टटोल कर देखा तो एक लटकी हुई डोरी उसकी उंगलियों में उलझ गई। डोरी का एहसास करते उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वह जल्दी से उस डोरी का सिरा ढूंढने लगा, क्योंकि उसी में तो सुरेंद्र सिंह का पत्र बंधा हुआ था। 15वां बयान। आप जोरावर सिंह को पहचानने में गलती कर गए पिताजी, शंकर दत्त चंद्रदत्त से कह रहा था। आपने उसे सीधा, सच्चा और वफादार जानकर उस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया। सारी सेना का भार उस पर छोड़ दिया। अब नतीजा क्या निकला? हमारी ही सेनाओं के बल पर वह हमारे पूरे खानदान को नष्ट करने की तरकीब लड़ा रहा। वह मेरी कांता को भी प्राप्त करना चाहता और हमारा राज्य। हमें अच्छी तरह से आदमी की पहचान है शंकर बेटे, चंद्रदत्त टूटे से स्वर में बोले। अच्छी तरह से परख कर ही हमने जोरावर सिंह को अपना दारोगा और सेना का सर्वे सर्वा बनाया था। हम अब भी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर कांता की बात नहीं होती तो वह हमसे किसी भी कीमत पर दगा नहीं कर सकता था। लेकिन कांता इतनी रूपवान और गुणवती है कि जोरावर सिंह का भी मन डोल गया और वह हमसे दगा करने लगा। अगर ध्यान से गौर किया जाए बेटे तो ये कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। कांता को प्राप्त करने के लिए जब हम भरतपुर पर चढ़ाई कर सकते हैं तो उसे ही पाने के लिए जोरावर सिंह हमसे दगा करने के लिए तैयार हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। कांता है ही ऐसी कि उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी पुरुष अपना गला तक काट सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया पिताजी तो मैं कांता के बगैर तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। शंकर दत्त दीवाना सा होकर बोला, मैं राजकुमारी कांता को किसी और की पत्नी के रूप में नहीं देख सकता। कुछ भी नहीं कर सका तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे कांता से बेइंतहा मोहब्बत है। अभी चंद्रदत्त अपने बेटे की इस दीवानगी भरी बात का उत्तर भी नहीं दे पाए थे कि नलकू यानी शेर सिंह खेमे के अंदर दाखिल हुआ। तीनों अपनी बातें भूलकर उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखने लगे। राजा चंद्रदत्त स्वयं को रोक नहीं सके और उन्होंने प्रश्न किया, क्या रहा? दारोगा साहब वास्तव में दुश्मन से मिल गए महाराज, नलकू ने दुखी मनकर अभिनय करके कहा। मुझे वह धागा उसी स्थान पर लटका हुआ मिला। उसमें इस पत्र के साथ साथ ये अंगूठी भी बंधी हुई थी। खत तो मैंने नहीं पढ़ा मगर अंगूठी पर कांता लिखा। कांता? शंकर दत्त एकदम दीवाना सा होकर नलकू पर झपटा और उस नलकू के हाथ से वह अंगूठी ले ली। यह हीरे की एक कीमती अंगूठी थी। उसके ठीक बीच में हीरे को तराश कर लिखा गया था कांता। अंगूठी को देखते ही शंकर पागल सा होकर बोला, हाँ, मैं इस अंगूठी को पहचानता हूँ। ये राजकुमारी कांता की अंगूठी है। मैंने एक बार उसे ये अंगूठी पहने हुए देखा। हाय मेरी कांता, मेरी कांता। लेकिन डोरी में इस अंगूठी को बांधने का क्या सबब हो सकता है? बाली सिंह कुछ सोचता हुआ बोला, शायद सुरेंद्र सिंह के इस खत को पढ़ने से कुछ पता लग सके। नलकू राम ने कहा। कुछ चंद्रदत्त ने वह खत खोला। शंकर दत्त, बाली दत्त और खुद नलकू भी उस पत्र पर झुक गए। चारों ने मन मन में पढ़ा। लिखा था, बेटे जोरावर से, तुम्हारा यह पत्र हमें प्राप्त हो चुका। तुमने इसमें लिखा है कि तुम्हें इस बात में संदेह है कि हम अपनी बेटी कांता का विवाह अपने वायदे के मुताबिक तुमसे करेंगे भी या नहीं। हम क्षत्रिय हैं और हम तुम्हें वचन दे चुके हैं। तुम तो खुद क्षत्रिय, अतः स्वयं क्षत्रिय के वचन का मतलब जानते हो। हम प्राण दे सकते हैं परंतु अपने वचन से नहीं मुकर सकते। फिर तुम में ऐसी कोई कमी भी नहीं है जो हम तुम्हें कांता के लायक ना समझे। तुम क्षत्रिय हो, हमारी जाति के, राजा भी तुम बनने ही वाले हो। शंकर दत्त से तो तुम लाख गुना अच्छे। हम फिर वचन देते हैं कि कांता का विवाह तुम ही से करेंगे।
तुम्हारे विश्वास के लिए हम इस पत्र के साथ राजकुमारी कांता की अंगूठी भी भेज रहे हैं। अब बस कांता को तुम अपनी ही समझे। तुमने अपने इस पत्र में अपनी पूरी योजना लिख भेजी। तुम्हारे लिखने के अनुसार हम कल संध्या के अंतिम पैर में ये घोषणा कर देंगे कि हम चंद्रदत्त से हार स्वीकार करते हैं और अपनी बेटी कांता का विवाह हम चंद्रदत्त के पुत्र शंकरदत्त से करने के लिए तैयार हैं। अपने कुछ खास खास सैनिकों को और अय्यारों को मसलियत बता दी, वरना सबसे यही कहा जाएगा कि द्वार खोलकर चंद्रदत्त को सम्मान के साथ राजधानी में लाया जाए। इस घोषणा से चंद्रदत्त खुश हो जाएगा और इस तरह उन्हें भरतपुर के महल में ले जाया जाएगा। महल में ही तुम तीनों बाप बेटों की गर्दनें काटकर कांता के पैरों में डाल दोगे। उधर तुम अपने खास खास आदमियों को पहले ही बता देना कि राजा चंद्रदत्त को महल के अंदर सम्मान के साथ किस लिए ले जाया जा रहा। कल ही रात्रि में तुम्हारा और कांता का विवाह संपन्न हो जाएगा और उन तीनों बाप बेटों की हत्या करके तुम राजगढ़ के राजा कहलाओगे। अब चंद्रदत्त को पता लगेगा कि दूसरों की बेटी पर बुरी नजर डालने का नतीजा क्या होता है। वह पत्र पूरा पढ़ने के बाद तो चंद्रदत्त की जैसे होश फाख्ता होगा। अपने सामने उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। शंकर दत्त और पाली दत्त का भी घबराहट के कारण बुरा हाल था। नलकू जो कुछ भी कर रहा था वह अभिनय था। अब क्या होगा नलकू, घबराए से चंद्रदत्त ने कहा। इस दुष्ट दारोगा ने तो पूरी योजना भी सुरेंद्र सिंह को लिख भेजी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जोरावर सिंह एक दिन हमारे साथ ऐसा करेगा। हमें मारने तक की योजना बना बैठा दुष्ट। हमें अभी और पुष्टि करनी चाहिए महाराज, नलकू ने कहा। आप ऐसा कीजिए कि किसी सिपाही द्वारा दारोगा साहब को यहाँ बुलाइए। आप उसे यहाँ बातों में लगाइए। इस बीच में उसके डेरे की तलाशी लूँगा। शायद सुरेंद्र सिंह का एक आध खत और मुझे उसके डेरे से हाथ लगे। बस नलकू, हो चुकी पुष्टि, चंद्रदत्त बोले। हम सुरेंद्र सिंह की लिखाई इलाकों में पहचान सकते हैं। बेशक ये खत सुरेंद्र सिंह ने लिखा, इसी पत्र से सब कुछ जाहिर है। हमारी पुष्टि हो चुकी है। अब हमें ज़्यादा पुष्टि करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पुष्टि हो चुकी है कि ये सुरेंद्र सिंह के अय्यारों की अय्यारी नहीं बल्कि हमारे दारोगा की गद्दारी है। अब तो तुम कुछ ऐसा उपाय सोचो कि जिससे दारोगा भी उसकी करने का फल चुकाया जा सके। अंदर ही अंदर खुश हो गया शेर सिंह। अपने उद्देश्य में लगभग वह सफल हो चुका था। कुछ देर तक वह सोचने का बिना करता रहा, फिर नलकू की आवाज़ में बोला, इस समय यावत दारोगा के खिलाफ कुछ भी करना मुनासिब नहीं होगा महाराज, क्योंकि सारी सेना उसकी है। तो कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे सुबह कोई यहाँ से राजगढ़ की ओर कूच हो जाए। चंद्रदत्त बोले, अगर हम बिना किसी कारण के सेना को वापस कूच का हुक्म देंगे तो हो सकता है कि दारोगा को शक हो जाए कि हमें उसकी साजिश का पता लग गया। कल शाम को वह अपनी योजना कार्यान्वित करना चाहता। कोई ऐसा कारण सोचो जिससे सुनकर खुद दारोगा भी वापस चढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। वापसी के नाम से तो जोरा सिंह एकदम बिदक जाएगा, शंकर दत्त बोला। उसे अपनी योजना एकदम असफल होती दिखाई देगी और किसी भी कीमत पर वह वापस राजगढ़ लौटने के लिए तैयार नहीं होगा। वह भला अपना बनता हुआ काम कटाई में क्यों डालेगा? यह तो हम भी समझते हैं, चंद्रदत्त ने कहा। तभी तो कहते हैं कि कोई ऐसा बहाना होना चाहिए जिसे सुनकर जोरावर सिंह खुद भी राजगढ़ लौटने के लिए व्यग्र हो जाए। कोई ऐसा बहाना हो जिसे दारोगा कांता से भी अधिक महत्व दे सके और इस काम को बाद में करने का विचार करके वह कल सुबह राजगढ़ के लिए कूच करने के लिए तैयार हो जाए। बस वहाँ पहुंचकर हम उसे उसके किए की सज़ा आसानी से दे देंगे। लेकिन ऐसी उसे क्या खबर दी जाए जिसे वह कांता से बढ़कर महत्व देता हो और तुरंत राजगढ़ पहुंचने के लिए व्यग्र हो जाए? शंकर दत्त बोला, मेरे ख्याल से तो उसके लिए कांता से अधिक महत्व की कोई बात नहीं हो सकती। हो सकती है, कुछ सोचने के उपरांत नलकू बोला। क्या? यह प्रश्न करके तीनों एक साथ उसका मुंह ताकने लगे। नलकू बोला, अगर कल सुबह कोई अय्यार कुछ ऐसी खबर लेकर यहाँ पहुंचे जिसमें पूरे राजगढ़ के साथ साथ दारोगा साहब के भी नुकसान की बात हो तो दारोगा सुबह को वापस राजगढ़ डालने के लिए तैयार हो सकता। लेकिन जब राजगढ़ में ऐसी घटना घटी नहीं तो यहाँ ऐसी खबर लेकर आएगा क्यों? बाली सिंह ने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रश्न किया। आप कौन कौन से अय्यारों को राजगढ़ में छोड़कर आए हैं महाराज? नलकू ने प्रश्न किया। पन्नालाल, हीरामल, हरिराम और गहराचंद इत्यादि अय्यार राजगढ़ में हैं, चंद्रदत्त ने बताया। किंतु यहाँ उनके नाम पूछकर तुम क्या करना चाहते हो? अब इस समय तो वे यहाँ नहीं आ सकते। हमें तो ये सोचना है कि इस समय हम दारोगा को कैसे धोखा था। मैं वही सोच रहा हूँ महाराज, नलकू बने शेर सिंह ने कहा। कल सुबह को मैं पन्नालाल का भेष धरकर यहाँ आऊँगा। अपने साथ में कोई संदेश लाऊंगा। आप तीनों के अलावा सब यही समझेंगे कि पन्नालाल आए और कोई सूचना लाया। यह रहस्य केवल आप तीनों ही जानेंगे कि पन्नालाल के भेष में वो मैं हूँगा और एक झूठी खबर लाऊंगा। बस आपको यहाँ से कूच कर देना। लेकिन तुम सूचना क्या लाओगे? चंद्रदत्त ने पूछा। ये तो सब जानते ही हैं कि रामगढ़ी के राजा सूर्यजीत से हमारा पुराना बैर चला आ रहा है। नलकू बने हुए शेर सिंह ने अपना शब्द जाल बिछाया। जानते हैं कि हमारा और सूर्यजीत का झगड़ा राक्षसनाथ के तिलिस्म के ऊपर है।
राजा सूरजीत कहते हैं कि राक्षसनाथ का तिलिस्म उसके राज्य में, और आप कहते हैं कि हमारे राज्य में। इस तिलिस्म के ऊपर सदियों से दुश्मनी चली आ रही। अतः मैं यहाँ से सूचना लेकर पहुँचूंगा कि सूरजीत अपनी पूरी शक्ति से राजगढ़ को जीतने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहा। मैं ये कहूँगा कि सूरजीत को यह पता है कि आप यानी चंद्रदत्त इस समय आपकी सेना के साथ यहाँ अपनी सेना के साथ यहाँ इसी का लाभ उठाकर आपकी अनुपस्थिति में वह राजगढ़ में कत्लेआम मचाने आ रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह जल्दी अपने उद्देश्य में सफल होने वाला है। अतः हमें राजगढ़ की ओर कूच करना चाहिए। बहाना तो अच्छा है, चंद्रदत्त बोले। राजगढ़ में कत्लेआम की सूचना सुनकर सारी सेना को अपने अपने परिवार की चिंता होगी और हर सिपाही राजगढ़ की ओर चलने के लिए आतुर हो उठेगा। वैसे तो दारोगा का परिवार भी राजगढ़ में है, किंतु संभव है कि कांता को प्राप्त करने के लालच में वह अपने परिवार की चिंता छोड़ दे और सेना को यहाँ से हटने का आदेश ना दे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे एक सबब है जिसे केवल मैं जानता हूँ। नलकूराम की आवाज़ में ही शेर सिंह ने कहा। ऐसा क्या सबब है? चंद्रदत्त ने पूछा। हमें भी बताओ। ये बात अभी आपको भी नहीं पता कि सूर्यजीत का लड़का रमाकांत और जोरावर सिंह की बहन राजेश्वरी आपस में मोहब्बत करते हैं। जोरावर सिंह को पता है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने राजेश्वरी को सख्ती से रमाकांत से मिलने से मना किया। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि राजेश्वरी व रमाकांत आपस में मिलें। इसलिए वह सूर्यजीत के हमले के बारे में सुनकर खुद ही राजगढ़ पहुंचने के लिए आतुर हो उठेगा और अपनी बहन को बर्बादी से बचाने के लिए वह राजगढ़ कूच करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। लेकिन तुम्हें राजेश्वरी और रमाकांत के बारे में कैसे पता लगा? बाली सिंह ने पूछे। मेरा काम अय्यारी है छोटे पुआ, नलकूराम ने कहा। मुझे लोगों के गुप्त रहस्य पता रखने के ही राजा साहब पैसे देते हैं। इस वक्त वह बताने का समय नहीं है कि मुझे राजेश्वरी और रमाकांत के बारे में कैसे पता लगा। इस समय तो केवल आप इतना ही समझ लें कि मुझे पता है। कभी समय मिलने पर पूरी घटना अवश्य बताऊंगा। इस समय हमें दारोगा को करनी का मज़ा चखाना, अतः सब कुछ भूलकर यही सोचते हैं। मैं सुबह पन्नालाल के बेस में यहाँ आऊँगा और ये सूचना लाऊंगा। इस सूचना को सुनकर सभी सिपाहियों को राजगढ़ में बसे अपने परिवारों की चिंता होगी। मेरा विश्वास है कि दारोगा जोरावर सिंह भी खुद को रोक नहीं सकेगा और कांता वाले काम को फिर करने का विचार करके यहाँ से कूच कर देगा। इस तरह हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। राजगढ़ पहुंचकर दारोगा को उसकी करनी का फल दिया जाएगा। चंद्रदत्त, शंकरदत्त एवं बालीदत्त को नलकू की योजना ठीक ही जच रही थी। इस समय खुद को बचाने के लिए उनके पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं था। वे समझ रहे थे कि वे एक गहरे षड्यंत्र से निकल जाएंगी, किंतु तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के इशू 2 को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे इशू में अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।